आपकी जो एनाटॉमी है, फ्रेमवर्क है, वो होने वाला है। फ्रेमवर्क ओनली ढांचा, बाकी डिटेल तो बाकी है पेंडिंग। लास्ट हमने डिस्कस किया था अबाउट द अपर लिम्ब। चलिए अपर लिम्ब को रिवाइज करें थोड़ा सा। ऐसे बोल दिया इसका मतलब आप लोगों को हो जाना चाहिए कि अभी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। हाँ जी, खड़े हो आप भी। यस यू। हाँ आप नहीं, बस हो गए, जिनको बोला खड़े हो गए। लास्ट हमने डिस्कस किया था अपर लिम्ब के बारे में। अपर लिम्ब के बोन्स हम जान चुके हैं। अपर लिम्ब के देन हमने ह्यूमरस रेडियस डिस्कस कर लिया था, उसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हमने लास्ट डिस्कस किया था अबाउट द कार्पस बोन। दोनों हाथों में कितनी कार्पस बोन होती है? कितनी रहेगी? कार्पल 16। तो कंफ्यूज क्यों हो रहे बच्चे? 28 क्यों बता रहे? 16। अगर एक ले का इंपोर्टेड कर दिया जाए तो कितनी कार्पल बोन रहेगी? आंसर दूसरी तरीके से बताना। आंसर क्या दिक्कत है? इंपोर्टेशन आप कर रहे हैं ले का, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है ना? ले का इंपोर्टेशन हुआ तो हाथों से क्या, हाथों दोनों ठीक है, इसका मतलब सेम आंसर दैट इज 16 है ना? आंसर क्या है? सेम ही रहेगा। क्वेश्चन जो है वो ले के प्रोस्पेक्टिव से पूछा है, यही क्वेश्चन बनते हैं, है ना? तो आपकी बातें नहीं क्या? हाँ, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो साइकोलॉजी समझना। आपको बोलते हैं कि क्वेश्चन की भावना समझिए, ये क्वेश्चन की भावना होती है सर, एग्जैक्टली वो पूछना क्या चाह रहा है। चलिए बैठ जाइए आप। लास्ट में हाँ सुनिए, मैंने के पास वाला लड़का खड़े भैया, कौन कौन सी 8 कार्पस बोन होती है? हाँ बिल्कुल। हाँ ट्राइंगुलम किसी किसी फॉर्म, किसी फसम नहीं, किसी फॉर्म। ठीक है नेक्स्ट, और बताइए नेक्स्ट कौन सी चार? होगी, ये कौन सी है आपकी? प्रोक्सिमल रोकी। देन उसके बाद में चार जो रहती है दैट इज डिस्टल। कौन कौन सी होती है? ट्रेपेजियम, ट्रेपेजोइड, कैपिटेट और हेमेट। चलिए तो टोटल कितनी होती है आपकी? 8 है सिंगल हैंड, जिनको हम रिस्ट मोन भी बोलते हैं। चाहिए हाँ आप बताइए। हाँ नहीं, आपके पीछे, आपके पीछे, आपके पीछे, और हाँ अभी तो आप ही हो। चलिए सबसे बड़ी कार्पल बोन कौन सी है? लार्जेस्ट कार्पल बोन इज कौन सी रहती है? कैपिटेट, लार्जेस्ट। और अगर मैं डिस्टल में बात करूं तो कैपिटेट हुआ है। हाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपके माइंड में था प्रोक्सिमल आप बोलोगे तो फटाक से इससे बोल दे। इससे बोल नो डाउट आपकी प्रोक्सिमल होती है, लेकिन जो लार्जेस्ट होती है और जो डिस्टली लोकेटेड होती है दैट इज कैपिटेट। अच्छा स्मॉलेस्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन था आप लोगों को, और कुछ कुछ बुक में लिखा भी है, लास्ट में कुछ बच्चों ने पूछा था और मैंने उसको रिव्यू भी किया है। तो जो स्मॉलेस्ट बोन है हमने जो कल डिस्कस किया था, लिखा था लास्ट में दैट इज ट्रेपेजोइड। किसी किसी बुक के अंदर बच्चों पीसी फॉर्म भी लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट, है ना? ये थोड़ा सा डाउट था कल। पीसी फॉर्म का हमने प्रोक्सिमल में तो स्मॉलेस्ट बोला ही था, लेकिन ऑल ओवर आठों में से जो सबसे छोटी है ट्रेपेजोइड है। लेकिन सब बुक्स में अगर आप डायरेक्टली देखते हैं और अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं तो डायरेक्टली आंसर आता है कि स्मॉलेस्ट कार्पल बोन। स्मॉलेस्ट कार्पल बोन में आता है कि वहां पे आपको पीसी फॉर्म भी मिलता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजियस पॉइंट है, इसको क्लियर करके रखना है ना? और आंसर आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। देखिए अगर दो ऑप्शन में पीसी फॉर्म या ट्रेपेजोइड दोनों में से एक भेजिए, दोनों में से एक है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर बताना जो है वो तो आपको बताना है। ट्रेपेजोइड नहीं है तो पीसी फॉर्म, पीसी फॉर्म नहीं है तो ट्रेपेजोइड बताना। और अगर क्वेश्चन के अंदर दोनों ही है तो उस केस में फिर क्या करेंगे, है ना? तो एक्जैक्टली पीसी फॉर्म बताना, क्योंकि जो कभी कभी एग्जामिनर चीजों को देते हैं वो डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर लेते हैं और गूगल पे जो चीजें होती है वो आपकी सीधी आप सर्च करेंगे, अभी तो नहीं करना है, लेकिन जब आप देखेंगे तो पीसी फॉर्म लिखा हुआ आता है। तो पीसी फॉर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। बाकी ट्रेपेजोइड भी सही है, जो बुक्स हमने देखी थी दो, है ना? किसी किसी बुक्स के अंदर उस चीज को थोड़ा सा करेक्ट करें, है ना? बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बताए। स्मॉलेस्ट बॉन्ड, स्मॉलेस्ट कार्पल बॉन्ड। चलिए इधर से हाँ खड़े, यस यू। आप हाँ कितनी आपके हाथ में मेटाटार्सल होती है? कितनी? हाँ 5 होती है। अच्छा हाथ में मेटाटार्सल होती है क्या? नहीं होती है। मैंने मेटाकार्पल नहीं बोला बच्चे, इट्स मेटाटार्सल, है ना? इसे वर्ड को पकड़ना है कि सर बोल क्या रहे। मेटाटार्सल बोला, मेटाटार्सल क्योंकि हम आज डिस्कस करेंगे और आपसे पूछा गया मेटा कार्पल के बारे में, है ना? तो मेटा कार्पल कितनी होती है इन सिंगल पिट? दैट इज 5। गलत, क्योंकि मैंने सिंगल पिट बोल दिया है। पिट बोला तो पिट में मेटा कार्पल नहीं होती, पिट में मेटाटार्सल ही होती है। ये जानना सीख जाए बस। टी यानी टांग, यानी आपके पैरों की बात करें, सी यानी कार्पल, मेटाकार्पल। ठीक है आपका आंसर जो है वो सही है। एक में 5 होती है, दूसरे 5 होती है काउंटिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन कार्पल और मेटाकार्पल में मेटाटार्सल और मेटाकार्पल कार्पल के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है ना? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। बैठ जाइए। छोटी छोटी चीजें एनाटॉमी से ऐसे ही क्वेश्चन आता है, बड़े क्वेश्चन से बनता है लैंग्वेज के, स्टेटमेंट के, सिनेरियो के, सिमुलेशन वाले क्वेश्चन वो आपकी डिजीज कंडीशन से बनता है ना? जिनको हम आगे ब्रॉडली डिस्कस करने वाले। एनाटॉमी से ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन हम डिटेल्स एनाटॉमी पढ़ रहे हैं ताकि चीजें आपकी सिस्टमेटिक तरीके से कवर हो। हाँ एक हाथ में कितनी आपकी डिजिट बोन होती है? डिजिट बोन कितनी रहती है? डिजिट बोन दैट इज बैलेंसेस। फिंगर बोन कितनी होती है? फिंगर कितनी होती है नॉर्मल एनाटॉमी में? 5। इसमें बोन कितनी रहती है? 5। तो काउंट कर लो भाई, 3 3 हाँ तो वही तो बोल रहे हो, तेज बोल रहे हैं। 14 14 आपकी कितनी क्या होती है? दैट इज बैलेंसेस डिजिट बोन। थंब में कितनी होती है? तो 2 होती है। और वही हम बात करेंगे जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वह कौन सी बनती है? थंब बनती है ना? ये भी आपको याद रखना, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। जो फर्स्ट फिंगर है दैट इज योर थंब, देन सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बैठ जाइए आप खड़े हुए, आपके पीछे, हाँ आपके पीछे। हाँ पोलेक्स बोन कितनी होती है आपकी बॉडी के अंदर? कॉमन बॉडी में कितनी पोलेक्स बोन होती है? और क्या नेम है अनोदर नेम पोलेक्स बोन का? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आंसर दिया इन्होंने, बिल्कुल क्लेरिफाई करके आंसर दिया है कि टोटल बॉडी में 4 है, एक हैंड में 2 है। अनोदर नेम है थंब बोन। बहुत शानदार बेटे बच्चे, है ना? हम तो क्या बोलते हैं? पोलेक्स बोलते हैं। तो थंब तो एक है, लेकिन बोन कितनी है इसके अंदर? 2 है, तो 2 प्लस 2 टोटल बॉडी में 4 हो गई। बहुत शानदार। चलिए इसी तरीके के आंसर की हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से भी। हाँ आपके पास में जो बेटा है, हाँ लगता करो बीच वाला, बीच में, हाँ चश्मा लगा, बीच में कौन है भाई? खड़ा हो जा, चश्मा नीचे रख दिया। हाँ? सर चश्मा लगाओ ना सर, किसी ने पूछा जाएगा आपसे चश्मा क्यों रख दिया? चलिए कल थे आप क्लास में? नहीं थे क्लास में?
चलिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हम पढ़ते हैं अपनी एनाटॉमी और दैट इज एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन होती है? अपेंडिकुलर में 136 26 126 126। चलिए, आपका देख सकते हैं, आपका ध्यान कहीं भी हो, हमारा ध्यान आप पे रहता है ना। तो आपकी जो चोरी है पकड़ी जा सकती है, लास्ट की रो तक भी दिखता है यहाँ से, तो नजरें चुराने की कोशिश नहीं करें। और ऑनलाइन वाले बच्चों को भी गुड इवनिंग, है ना, उनको ये रहता है कि ध्यान नहीं जाता है। तो क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चों को नोट्स लिखने के लिए टाइम दिया जाता है, तो उस टाइम में थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, इसलिए उस वक्त जब मैं बोलता हूँ तो मैं बोर्ड के आई मीन जो आपके कैमरा के सामने आके नहीं बोल सकता, तो उस चीज को थोड़ा क्लियरिफाई करके रखिए। बाकी एक्सप्लेनेशन है जो मैं सेंटर ऑफ द स्टेज पे आपके सामने बोलूंगा। आज हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग पोर्शन है पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन के बाद में हम डिस्कस करेंगे आपकी लोअर लिम्ब के बारे में, और उसको फॉलो करते हुए फिनिश करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल को। तो इससे बनाए रखिएगा। आज का जो सिस्टम है हमारा अपेंडिकुलर सोच क्या है, जिसको हम जल्दी से जल्दी फिनिश कर देंगे। हिप बोन हम डिस्कस कर चुके थे। हिप बोन पेल्विक बोन बोले तो अलग है, पेल्विस बोन बोले तो अलग है। पेल्विस बोन कितनी होती है? ऑरेंज कलर का जो भी, हाँ करो भाई। पेल्विस बोन कितनी होती है? पेल्विस बोन कितनी होती है? पेल्विस पेल्विस के अंदर कितनी बोन होती है? 4 बोन। पेल्विक है तो 2 बोन है, दैट इज इनोमिनेटेड बोन, दैट इज इनोमिनेटेड बोन। हिप बोन, हिप बोन और इनोमिनेटेड बोन और पेल्विक बोन तीनों एक ही नाम है। पेल्विस की बात करें तो 4 बोन का ग्रुप बन जाता है। दो उसमें आपकी एक्सियल की भी आती है, दैट इज सैक्रमेंट, तो जो रहती है इनोमिनेटेड रहती है, आपकी अपेंडिकुलर का पार्ट में बनती है। ये हम लास्ट डिस्कस कर चुके थे। टोटल 2 बोन होती है आपकी पेल्विक और हिप बोन जिसको हम बोलते हैं। 3 बोन से फ्यूज होकर बनती है एक बोन, और दैट इज इलियम और प्यूबिस और इस्चियम। ये जो था हमने कल देखा था कि सबसे जो लार्जेस्ट होता है, सबसे जो लार्जेस्ट पोर्शन बनाता है वो आपका इलियम बनाता है। इसी के आपके आला बनते हैं, और यही आपका जो आर्स पेल्विस होता है वो एरिया बनाता है। बाकी ट्रू पेल्विस इसके नीचे वाला होता है जो आपका पेल्विक बीम बनता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? पेल्विक कैविटी। पेल्विक बीम आल्सो नोन एज पेल्विक कैविटी। 3 पार्ट में बढ़ते हैं। जैसे कि ये अगर आपका पेल्विस बन जाता है इस तरीके से, तो ये जो पोर्शन है ना, ये आगे कनेक्ट हो जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा आपका सिम्फेसिस प्यूबिस। ये जो पोर्शन है, जो आला वाला पोर्शन होता है वो किससे बना होता है? आपका इलियम का। और ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना, कैविटी के ऊपर वाला होता है, वो आपका कौन सा पेल्विस होता है? दैट इज कोर्स पेल्विस। देन जो कैविटी होती है उसी को क्या बोला जाता है? पेल्विक ब्रिम और पेल्विक कैविटी। उसके जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन होता है आउटलेट वाला, उसे क्या बोलते हैं? पेल्विक आउटलेट। तो पेल्विक इनलेट, पेल्विक ब्रिम, आल्सो नोन एज द पेल्विक कैविटी, देन दैट पोर्शन इज द पेल्विक आउटलेट। 3 पोर्शन में हम फ्लूइड को डिस्कस करते हैं। आपकी बॉडी का जो ज्यादातर वेट होता है, आपके लोअर एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपके अपर पोर्शन और दैट इज द इलियम। और इलियम के पार्ट की हम बात करें तो आला उसके सपोर्ट के थ्रू टिके हुए रहता है, जैसे कि हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो नॉर्मली जो पेल्विस होता है उसके लैंडमार्क्स होते हैं। लैंडमार्क्स आप अच्छे से पढ़ते हैं जो पीडियाट्रिक्स सॉरी जो आपकी ओबीसी होती है, ओबीसी के अंदर आप डिटेल्स उन चीजों को पढ़ते हैं। तो हम जो पेंडिंग है हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये पोर्शन हो गया हमारे सामने, ये वाला कौन सा हो गया? दैट इज आला ना, हिप बोन है। ये पूरी यहाँ तक एक बोन होगी, और यहाँ तक ये वाला पोर्शन, ये आपकी यहाँ पे दूसरी हिप बोन हो जाती है। ये आपकी 2 इनोमिनेटेड बोन है। इसके लैंडमार्क हम यही भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आके आपका कौन सा जॉइंट बनेगा? ये कौन सा जॉइंट बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे अगर कोई बोन जोड़ दूं मैं, तो फिर लंबो सेक्रल, याद रखिए ये कौन सा है? लंबो बोन का लास्ट वाला पोर्शन, दैट इज फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा, जो कि आपकी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा होती है। तो वो इसके साथ में जुड़ती है। ये कौन सा पोर्शन है आपका? सेक्रम। सेक्रम के ऊपर वाला पोर्शन है, तो क्या बोलते हैं? सेक्रल प्रमोनटरी। क्या बोलेंगे? सेक्रल प्रमोनटरी, ये आगे वाले पोर्शन को। और इससे फिर आप पेल्विक डायमीटर भी असेस करते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, यहीं से आप इधर का डायमीटर जो आपके ओब्लिक डायमीटर है सब यहीं से आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो लैंडमार्क होता है इसको हम क्या बोल देते हैं? सेक्रल प्रमोनटरी। ये आपके जॉइंट बन गए, एक जॉइंट ये बन गया, दैट इज द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये आपका कौन सा हो जाता है? साइड वाले दो सेक्रोइलियक, जो कि सेक्रम और इलियक के साथ में इसलिए बना है सेक्रोइलियक, सेक्रम प्लस इलियक। तो सेक्रोइलियक जॉइंट जो कि दो होते हैं, अगर ये राइट साइड का तो राइट साइड सेक्रोइलियक जॉइंट, लेफ्ट साइड का तो लेफ्ट साइड सेक्रोइलियक जॉइंट। देन उसके बाद में फिर हम यहाँ पे पढ़ते हैं, तो ये जो बनता है पोर्शन आपका, है ना, यहाँ पे एक मार्किंग होती है और कंप्लीट जो रिंग बनती है, जब कंप्लीट रिंग बन जाती है तो वो कैविटी बनती है। जहाँ पे कंप्लीट रिंग नहीं बनती ऊपर की तरफ, तो वो आपका आउटलेट और इनलेट। ये वाला ऊपर वाला इनलेट होगा ना भाई, आउटलेट नीचे वाला है इनलेट आउटलेट, इनलेट आउटलेट बीच वाला, जहाँ पे कंप्लीट कैविटी बन जाती है। और वी कैन से एक रिंग बन जाती है पूरी, जिसको आप पेल्विक रिंग बोलते हैं। रिंग मतलब क्या, आप इसको मेजर करेंगे इस तरीके से, पूरी रिंग बन जाती है, डायमीटर बनता है, तो आपका क्या बन जाता है? पेल्विक कैविटी, पेल्विक रिंग। उससे ऊपर वाला है पोर्शन, दैट इज इनलेट, एंड दैट सेगमेंट इज द आउटलेट। ये सिंपल सी आपकी एनाटॉमी स्ट्रक्चर होती है। जो खास स्ट्रक्चर है यहाँ पे, दैट इज एसिटाबुलम कैविटी। एसिटाबुलम कैविटी इनोमिनेटेड बोन के कौन से पार्ट के साथ अटैच रहती है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इसियम और प्यूबिस, 3 होते हैं। उन तीनों में से कौन से पार्ट में आपकी एसिटाबुलम कैविटी बनी होती है? बताइए। इसियम। तो यहाँ पे डाउट रहता है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना है। डायरेक्टली अगर आंसर पूछा जाए इसियम नहीं होगा बच्चों। अगर सिंगल पूछ लिया, 4 ऑप्शन दे दिया, इलियम, इसियम, प्यूबिस और आपके सिम्फेसिस में एक फोर्थ ऑप्शन बना दिया, तो उसमें से तो आपको याद रखना है कि जो ज्यादातर पोर्शन होता है, ये जो कैविटी होती है वो ऐसे दिखती है, और इस कैविटी के अंदर इस तरीके से पोर्शन बनता है। तो ये तीनों ही बोन का पार्ट आ रहा है। एसिटाबुलम जो कैविटी है, ये जो पोर्शन है वो आपका प्यूबिस बोन का है इधर, है ना। ये जो पोर्शन है आपका प्यूबिस बोन का, मैं दोनों तरीके से इस चीज को कवर कर रहा हूँ। ये जो है वो आपका इसियम का है, और ये वाला जो है वो आपका किसका है? इलियम का। ये तीनों ही पोर्शन से मिलकर बनी होती है। तो डायरेक्ट आंसर है, तो तीनों ही याद रखना। मेजोरिटी में कौन सा रहता है? दैट इज इलियम। मेजोरिटी में कौन सा रहता है? इलियम रहता है। तो वो चीज आपको कवर करके चलना। बाकी तीनों बोन फ्यूज होती है, और फ्यूज होकर एक राउंड से भी कैविटी बनाती है, जहाँ पे सॉकेट से बनता है, और उसी के साथ में हेड ऑफ द फीमर आके जुड़ता है, जो कि बोल वाला पोर्शन होता है ना। तो बोल सॉकेट में जुड़ता है, वहीं पे आपका बोल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हिप जॉइंट, हिप जॉइंट। तो ये आपको याद रखना, ये जो रहता है वो आपके तीनों पोर्शन कवर कर रहा है। ये चीज आपको कवर करके चलना। क्लियर है? मोटी मोटी जो लैंडमार्क है, एनाटॉमी है, आपकी जो काम की चीज है, बस वही हम जानेंगे। स्ट्रक्चर है तो एसिटाबुलम कैविटी, सॉकेट स्ट्रक्चर इन द बॉडी फॉर द हेड ऑफ द फीमर, ग्रेटर साइटिक नोच और प्यूबिक लेजर साइटिक नोच, इसके पास में छोटी सी नोच है ना। नोच इन द सेंस ये एरिया है, खांच लाइक स्ट्रक्चर, जहां से आपके कुछ ब्लड वेसल्स, मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हो सकती है, आपकी नर्व होती है, ट्रेवल करती है ना। तो यहाँ से कौन सी ट्रेवल करती है? बेसिकली साइटिक। नेम के अकॉर्डिंग आप मीन्स निकाल सकते हैं। साइटिक क्या है? साइटिक क्या है? साइटिक एक नर्व है। साइटिक क्या है? नर्व है, बॉडी की लॉन्गेस्ट नर्व, बॉडी की बोले हम कैसे पेरिफेरल के अंदर बोले तो बेस्ट रहेगा ना, क्योंकि आपकी क्रेनियल नर्व आ जाती है, वहां पे वेगस नर्व आती है। तो आपकी जो पेरिफेरल नर्व है, जो साइटिक नर्व है, वो इसी पोर्शन से इस तरीके से बाहर आती है। तो जो बड़ा खास बनता है वो आपका ग्रेटर, इसलिए ग्रेटर है, ग्रेटर साइटिक नोच। और आगे की तरफ जो है वो लेजर साइटिक नोच। मेंशन भी कर रखा है कि थ्रू इज द साइटिक नर्व, साइटिक नर्व, ये बीच में कुछ और आ गया है ना, इसको हटाए और ट्रेवल।
एंड प्यूबिक क्रेस्ट एंटीरियर सुपीरियर बॉर्डर। प्यूबिक क्रेस्ट किसको बोलते हैं? ये जो इमेज है इसके अंदर ये वाला जो होता है, ये पोर्शन जो बनता है आपका प्यूबिक क्रेस्ट बनता है, यहाँ पे आपकी पेक्टिलियल लाइन बनती है ना, जब हम लैंडमार्क पढ़ते हैं तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो प्यूबिक क्रेस्ट के रूप में जाना जाता है। तो स्ट्रक्चर के अंदर आप इनको पता से लिख लो, पेक्टिलियल लाइन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑन द डिस्टिंक्विश द सुपीरियर पार्ट्स एंड इंटीरियर टू पोर्शन ऑफ द बोनी पार्ट। मतलब जो कैविटी बनती है उसके सराउंडिंग में जो लाइन होती है उनको पेक्टिलियल लाइन बोलते हैं। उसके ऊपर का जो पोर्शन होता है वो आपका बनता है वाल्स पेल्विस, और उस पेक्टिलियल लाइन के नीचे वाला जो पोर्शन होता है देयर इज द ट्रू पेल्विस। इसको मैं थोड़ा शॉर्टली ही डिस्कस कर रहा हूँ, पेल्विस को ज्यादा इसमें डिटेल से नहीं जा रहे हैं बच्चों में कि एक लैंडमार्क इसका पढ़ने बैठे तो इसमें कम से कम 4-5 घंटे और 4-5 क्लास कवर कर सकते हैं। तो लेकिन अभी हम इतना नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो बार बार रिपीट करने की, नोट्स बनाने की ज्यादा जरूरत है नहीं इन चीजों को। मेन जो स्केलेटल सिस्टम है और उसके अंदर आपका जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके बनते हैं फ्रैक्चर से, देन जॉइंट से, और उसके बाद में आपकी डिजीज कंडीशन दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस, वहां के मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता ही है, ऑस्टियोपोरोसिस के मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता है। देन आपकी पेजेंट डिजीज है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, टाइप ऑफ द आर्थराइटिस है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, गोटी आर्थराइटिस है, उसकी जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है वहां से क्वेश्चन आता ही है। कोलचिचिन मेडिकेशन वगैरह है, एलोपिरिनोल है, पेप्टोस्टेरॉइड है, तो इनसे क्वेश्चन बनता है, तो वो आपके मेडिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। गोटी आर्थराइटिस, देन आपका सेप्टिक आर्थराइटिस होता है, एक दूसरा रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है। तो ये सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। एक जो खास डिजीज और बनती है पेजेंट डिजीज जिसे हम बोलते हैं। एनाटॉमी है, एनाटॉमी से ज्यादा डिटेल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो सुपरफिशियल आते हैं जिनको मैं कल शानदार तरीके से पढ़ा था, है ना। और वो आपकी कार्पस बोन की एनाटॉमी बिल्कुल क्लियर है। सिमिलरली टार्सल बोन को भी हम शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। लार्जेस्ट कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, बस यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सम टाइम अनदर नेम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे पोलेक्स किसका है ना, हेलिक्स किसका है, आज हम पढ़ेंगे ग्रेट टॉय के लिए, तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं एनाटॉमी से। बाकी ये जो क्वेश्चन है वो आप ओबीजी में भी कवर करते हैं चीजें। हो गया सब कुछ नहीं लिखे, बस कैविटी लिखे। एसिड कैविटी में भी कंफ्यूज होते हैं, ग्लिनोइड कैविटी और एसिटाबुलम कैविटी दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। ग्लिनोइड कैविटी और एसिटाबुलम कैविटी दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ग्लिनोइड कैविटी याद रखिए वो आपके शोल्डर जॉइंट बनाती है, और एसिटाबुलम जो है वो आपका हिप जॉइंट बनाती है। इस तरीके से आपको याद रखना। ग्लिनोइड कैविटी में जी जी आता है, जी फॉर द गॉड, है ना, तो भगवान ऊपर की तरफ होते हैं, याद रखे, है ना, जी यानी गॉड, गॉड ऊपर की तरफ होती है, तो ग्लिनोइड कैविटी आपकी यहाँ पे रहती है। ऐसा कुछ भी ट्रिक बना के याद रखे, बस कंफ्यूज आपको नहीं होना है। एग्जाम में कभी एसिटाबुलम को ग्लिनोइड को उल्टा सीधा चिपका दिया, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बाद में हम सीख पकड़ते हैं, तो वो ठीक नहीं लगता बच्चों, गलत नहीं करें। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, है ना, तपस्या करते हैं, घर परिवार छोड़ के आए हैं, तो उस चीज का बेनिफिट आप लोगों को मिलना चाहिए। जो डिजर्व करते हैं उनको तो जल्दी ही मिलेगा, बाकी हो सकता है कि थोड़ी लापरवाही दिखा रहे तो लेट सेट हो जाए, लेकिन सबको मिलेगा। और बड़े ही गोल्डन पीरियड के अंदर आप लोग हैं अभी, बड़ा ही गोल्डन पीरियड चल रहा है हेल्थ फैक्टर के लिए। जो पेरेंट्स के अंदर बिल्डिंग बन रही है, और जहाँ पे बिल्डिंग की नींव हो जाती है उसी दिन हमारे माइंड में आ जाता है कि सर वैकेंसी तो जरूर आएगी, यहाँ पे आएगी ना भाई। बिल्डिंग बन रही है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है यानी मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी। और हॉस्पिटल में मेन पावर कौन होता है? नर्सिंग ऑफिसर्स, है ना। तो आप लोगों की सख्त जरूरत है, बिल्कुल, है ना। आप लोगों की काफी डिमांड है, आप लोगों की फील एम्स की वाकई में आप लोगों की ही डिमांड है ना। आप जैसे चेहरे, जो सुंदर से चेहरे हमारे सामने बैठे हैं सभी, तो वैसे बहुत सारे बच्चे हैं, और सभी का होता है अल्टीमेट, लेकिन थोड़ी जो एक्स्ट्रा मेहनत कर लेता है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लेते हैं, उनको ठीक ठाक लेवल की और अच्छी पोजीशन मिल जाती है। बाकी कहीं ना कहीं तो बंदा एडजस्ट होता ही है बाद में, भले जैसे जो भले ये आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ या फिर क्लिनिकल फील्ड से हटके आप अपने जो टीचिंग फील्ड है उसकी तरफ चले जाते हैं, कॉलेज वगैरह के अंदर जो भी आप करते हैं, तो वो तो अल्टीमेट नर्सिंग कर लिया है आपने, तो दाल पानी तो मिल जाएगा आप लोगों को, है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आप चाहते हैं एग्जैक्टली कि एम्स जैसे बड़े डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल के अंदर एज ए नर्सिंग ऑफिसर बनकर काम करें, तो वो मजा आपको एम्स के अंदर ही आने वाला है। भले कौन सा ही एम्स हो, कोशिश करिए जो एडवांस एम्स है, जो काफी लंबे टाइम तक स्टैब्लिश बॉडी है, तो उसके अंदर ही अपनी सेवा दें। शुरुआती जो आपका पीरियड होता है 1 साल 2 साल 3 साल जो भी रहता है, वो वहाँ पे गुजारे। उसके बाद में फिर जो भी आप अपने नियर बाई हॉस्पिटल जो आपके घर के पास होता है, या जो भी प्रीमियम से वहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं। प्रिफरेंस हमेशा जो एडवांस हॉस्पिटल होता है उसको ही दें। एक ओपनिंग बनती है आपकी, और दैट ओपनिंग इज नोन एज ऑब्चुलेटेड फोरामिना, लार्जेस्ट फोरामिना इन द स्केलेटल। स्केलेटल सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा फोरामिना होता है, दैट इज ऑब्चुलेटेड फोरामिना। और कहाँ पे लोकेटेड होता है ये कौन सा पोर्शन हो गया आपके बोन का? ये वाला कौन सा हो गया? पीबीएस हो गया। यहाँ पे ये इस तरह कौन सा हो गया? ये क्या है? एसिटाबुलम कैविटी है, और ये पीछे का पोर्शन हो गया आपका ईसीएम का पोस्टीरियर पोर्शन, यहाँ तक आपका पीबीएस है ना। और इस प्यूबिक बोन के पीछे की तरफ आपका एक ओपनिंग प्रेजेंट है, और उसी ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ऑब्चुलेटर फोरामिना, लार्जेस्ट फोरामिना इन द स्केलेटल। ऑब्चुलेटर फोरामिना पूछा जा सकता है, ऑब्चुलेटर फोरामिना कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दैट इज इन द हिप बोन। हिप बोन के अंदर होता है, दोनों हिप बोन में रहता है, इधर वाले में रहता है और इधर वाले के अंदर भी रहता है। तो दो ऑब्चुलेटर फोरामिना आपके रहते हैं, जिससे आपकी ब्लड वेसल्स वगैरह ट्रेवल करती है, लिगामेंट्स वगैरह रहते हैं, मसल अटैचमेंट रहता है ना। क्योंकि लिगामेंट्स होते हैं जब हम डिटेल से पढ़ते हैं बहुत गहराई में जाते हैं, जब आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च के लिए पढ़ते हैं। अभी तो आपका जो माइंडसेट है वो कॉम्पिटिटिव बेसिस का है, और कॉम्पिटिटिव बेसिस मतलब कि हम सेलेक्टिव चीजें पढ़ते हैं। कॉम्पिटिशन का मतलब बच्चों सेलेक्टिव चीजें पढ़ना, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आप ज्ञान हासिल करने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए पर्पस से नहीं पढ़ रहे। अभी आप पढ़ रहे हैं कि हम जो भी पढ़े हैं अल्टीमेट उससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो उस पर्पस से हम पढ़ रहे हैं, तो हम सेलेक्टिव चीजें की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब आप रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, डिटेल से जाते हैं, तो यहाँ पे जो लिगामेंट होता है वो अच्छे से ट्रेवल करते हैं अंदर की तरफ, बाहर की तरफ मसल्स कनेक्टेड होती है, यहाँ पे बहुत सारे मेम्ब्रेन्स रहती है, कार्टिलेज वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, तो उनके लिए ओपनिंग है बेसिकली। अभी आपको बस याद रखना है ऑब्चुलेटर फोरामिना और दैट इज प्रेजेंट इन द योर हिप बोन, दो होते हैं, दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? चलिए, ये जो इमेज आपके सामने बेसिकली पेल्विस की इमेज है, ये पेल्मोनरी वाला पोर्शन हो गया। ये जो रिंग बनाई हुई है, कलरफुल जो रिंग बनाई हुई है, वो आपका कौन सा पोर्शन हो गया? पेल्विक ब्रिंग, पेल्विक की ब्रिंग, है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं? पेल्विक कैविटी। इसी को आप क्या बोलते हैं? पेल्विक की कैविटी। एंड जो ऊपर वाला पोर्शन है वो आपका कौन सा बन जाता है? पेल्विक इनलेट। ये भी याद रखिए, इनलेट। और जो पीछे की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, दैट इज पेल्विक आउटलेट, पेल्विक आउटलेट,
देन यहाँ पे वो जो अदर स्ट्रक्चर्स है वो आपके सामने प्रमोट होगी, सेक्रोइलिक जॉइंट हो गया जो हमने देख लिया, ये जो आपका पिबिक्रस हो गया, ये पेक्टोरस पिबिस हो गया, देन ये आपकी आर्क्यूट लाइन होगी, इसके पास में जो आपकी पेक्टिलियन लाइन, देन प्यूबिक ट्यूबरकल्स हो गए, है ना, ट्यूबरकल्स वही आपके उबरा पोर्शन है जिस बोन के अंदर उसके नेम दे दिया, दैट इज प्यूबिक ट्यूबरकल्स। और ये जो जॉइंट है, जॉइंट इज सिंपाइसिस प्यूबिस, ये सिंपल स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और इसके एनाटॉमी को जानते हैं। तो बोनी पेल्विस इज डिवाइडेड इनटू द सुपीरियर इंटीरियर पोर्शन बाय द बाउंड्री कॉल्ड द पेल्विक वेन और इनलेट। जो बोनी पेल्विस है आपका, बोनी पेल्विस जो बोन का कंपोजिशन है, बोन का ढांचा है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, अपर और लोअर। और जो अपर पोर्शन होता है जिसके हम सुपीरियर बोल रहे हैं, उस कौन सा रहता है आपका फॉल्स पेल्विस, दैट इज है फॉल्स पेल्विस। और जो लोअर पोर्शन होता है वो कौन सा रहता है आपका ट्रू पेल्विस, फॉल्स पेल्विस। There is a greater pelvis, the portion of the bony pelvis superior to the pelvic beam, true pelvis, जिसको हम लेजर pelvis बोलते हैं, the portion of the bony pelvis inferior to the pelvic beam, inferior। और ये खुद भी जो cavity है वो cavity भी आपके true pelvis के अंदर ही आ जाती है। तो ये inferior जो word है, इसके साथ में ये जो आपका we can say pelvic beam है, exactly ये जो cavity है वो भी आपके true pelvis का ही पार्ट है, true pelvis का ही पार्ट है। true pelvis हम किसको बोलते हैं, जो आपकी fetus की डिलीवरी हो गई उस टाइम जो exactly diameter वाइज हम जो मेजरमेंट करते हैं वो आपका pelvis है, true pelvis। बाकी सपोर्टिव है वो तो ठीक है, रोल प्ले कर रहा है, लेकिन exactly जो बर्थ कैनाल के टाइम ओपनिंग दे रहा है वह जो पेल्विस का पार्ट है उसे ट्रू पेल्विस बोल रहे हैं। जो फॉल्स पेल्विस ऐसा नहीं है कि कुछ है नहीं, है तो सही वो भी, लेकिन एक्जेक्टली बर्थ प्रोसेस में उसका रोल नहीं होता, वो बस एक सपोर्टिव ऑर्गन्स है जो आपके पेल्विक ऑर्गन्स है, आपकी जो एब्डोमेन कैविटी के ऑर्गन्स है, अगर मेल में हम बात करें तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो उसको फॉल्स पेल्विस के रूप में हम जानते हैं, जिसको ग्रेटर पेल्विस बोलते हैं, क्योंकि साइज वाइज और मॉर्फोलॉजिकली ये बड़ा होता है एज कंपेयर टू लेजर पेल्विस। पेल्विक इनलेट द सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द ट्रू पेल्विस बॉर्डर्ड बाय द पेल्विक वेन एंड पेल्विक आउटलेट, जो कि नीचे वाला पोर्शन हो गया द इंटीरियर ओपनिंग ऑफ द ट्रू पेल्विस, है ना। पेल्विक इनलेट तो क्या हो गया, सुपीरियर ओपनिंग होगी ट्रू पेल्विस की ऊपर की तरफ जो है, और नीचे वाला आपका पेल्विक आउटलेट हो गया। चलिए लिखिए इनको फटाक से, क्या लिखा हुआ है तो स्किप करके आगे बढ़े, लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को, लिखिए बच्चों। एक्चुअली जब आप स्टडी करते हैं उस टाइम यही चीज फॉलो होती है कि हमें जिस चीज पे ज्यादा फोकस करना है उस चीज पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं। फोकस हम इसलिए नहीं कर पाते हैं कि टाइम नहीं है, फोकस हम इसलिए नहीं कर पाते हैं कि जहां पे हमें टाइम नहीं देना था वहां पे हम ज्यादा टाइम दे चुके होते हैं, है ना। तो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां से बार बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपने भी देखा है, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके सामने आते रहते हैं, उनमें आपने नोट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोगों को टाइम देके पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है ना। अब जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, अभी तो आप नहीं बोल सकते कि उसको टाइम नहीं दे सकते, लेकिन जिस सब्जेक्ट से नहीं बनता है, जैसे नर्सिंग रिसर्च मैनेजमेंट है, सेलेक्टिव टॉपिक्स है, वहां से उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। अदर देन जो बहुत सारे टॉपिक्स है, जो थ्योरी वाला पोर्शन है, उसमें आप टाइम देते हैं तो उसका कोई सेंस नहीं रहता, है ना। तो 6 महीनों के अंदर सब कुछ पढ़ना, 18 सब्जेक्ट को कवर करना, ये एक बड़ा टास्क होता है, बड़ा चैलेंज होता है, और बहुत रेयर स्टूडेंट ये सबको कवर कर पाते हैं। हर एक बच्चे की साइकोलॉजी अलग अलग होती है, किसी को एमएसएन पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को फार्माकोलॉजी अच्छी लगती है, किसी किसी बच्चे को एनाटॉमी ठीक लगती है, तो किसी को साइकेट्री अच्छी लगती है ना, किसी को मैनेजमेंट अच्छी लगती है, अलग अलग होता है, किसी बच्चे को कुछ अच्छा नहीं लगता है, ऐसा भी होता है बिल्कुल। सर हम तो लास्ट वाले की डिग्री में कुछ अच्छा नहीं लगता है, पढ़ना किसको अच्छा लगता है भाई, हॉबीज नहीं लगता यार, पढ़ना छोटी बात नहीं है ना। पढ़ना भी है कि मेंटल टॉर्चर की तरह ही है, तपस्या है वास्तव में। आप मेंटली फ्री नहीं है तो आप फिजिकली रिलैक्स नहीं रह सकते, आप मेंटली फ्री नहीं है तो रिलैक्स फिजिकली बिल्कुल नहीं रह सकते, ये भी है कि तपस्या ही है। लेकिन पढ़े, चल मन किसी का नहीं होता है पढ़ने का, लेकिन पढ़ना पड़ेगा बच्चों, आगे बढ़ना है, चीजों को हासिल करना है, तो ये एक जरिया है जिसके थ्रू आपको गुजरना ही होगा। पढ़ ले, बाहर की आवाजों पे ध्यान नहीं दे, नहीं तो पता चल रहा है कि 2 साल बाद आप भी ऐसे इधर से बेंच शिफ्ट कर रहे हैं नीचे से ऊपर, है ना। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दे, उनकी कंडीशन अलग हो सकती है, हम भी रेस्पेक्ट बात करते हैं, सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। कुछ कुछ जो बच्चे होते हैं 10-12 साल की एज के अंदर, 15 साल की एज के अंदर घर को संभालने लग जाते हैं, है ना। तो वो सिचुएशन होती है, सबका अपना अपना बैकग्राउंड होता है। बाकी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, टाइम है, पैसा है, पावर है, सब कुछ है, रोल ने सब कुछ दिया है, तो उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं लिखे बच्चों, सेलेक्टिव चीजें हैं और ये ऑलरेडी है आप लोगों के पास, इसलिए मैं भी इन पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेन आज का पोर्शन है दैट इज लोअर लेग, मेरे को उसको कवर करना है शानदार तरीके से, है ना। पेल्विक जो है, पेल्विस है, पेल्विक में जो क्वेश्चन बनता है वो आपके बोन से बनता है, जॉइंट से क्वेश्चन बनता है कि कितने जॉइंट होते हैं, है ना। लैंडमार्क से कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है, बाकी ऑक्यूलेटर फोरामेन आपको याद रखना है, साइटिक नोच आपको याद रखनी है, यहाँ से 3 बोन जो होती है, इलियम, इसियम और क्यूबिस, वो याद रखना है, ये मेन मेन चीजें हैं आपके एनाटॉमिक व्यू से। चलिए हो गया, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, ये वापस एनाटॉमी जो पहले हम देख चुके थे। चलिए अभी हमारा नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है, क्वेश्चन को पढ़े, और ऑनलाइन वाले बच्चे भी आंसर बताने की कोशिश करें, जो हम लोअर लिम्ब की तरफ बढ़ रहे हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल का हमारा लास्ट पोर्शन है, लोअर लिम्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़े और राइट आंसर बताए, ज्यादा टिपिकल नहीं है, सीधा क्वेश्चन है। अरे भाई आंसर बता दो, इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है। बी, चलिए देखते हैं, द फीमेल एज प्रोक्सिमल एंड दैट आर्टिकुलर विद द पेल्विस, है ना। सही बात है क्या, स्टेटमेंट राइट है और रॉन्ग है, राइट है, क्योंकि हम जैसे हम पढ़ेंगे प्रोक्सिमल और डिस्टल हमारा बिल्कुल क्लियर है, तो ये फीमेल बोन हो जाती है, फीमेल का जो हेड वाला पोर्शन है तो प्रोक्सिमल यही होगा, तो ये जो हेड वाला पोर्शन है तो ऑब्वियसली वो आपका हिप जॉइंट बनाएगा, आर्टिकुलर विद द पेल्विस, ये सही स्टेटमेंट हो गया। द टीबिया इज आल्सो नोन एज द साइन बोन, टीबिया को आप ये साइन मतलब होता है पिनली, पिनली की हड्डी एक्जेक्टली, क्योंकि जो फिबुला है उसको क्या बोलते हैं, चाप बोन, दोनों को याद रखना, यही क्वेश्चन बनते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, अभी आ रहे हैं मेरे सामने धीरे धीरे। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है, टीबिया इज आल्सो नोन एज द साइन बोन, द फिबुला इज लोकेटेड लेटरल टू टीबिया, क्या सही बात है, ये जो फिबुला है वो आपकी लोकेटेड होती है लेटरली, बिल्कुल लेटरल यानी वापस वही एनाटॉमी याद करें, लेटरल यानी बाहर की तरफ और मीडियल यानी अंदर की तरफ, जो
हमारी न्यूबुला होती है वो पीछे की तरफ और साइड में लेटरली, तो पोस्टीरियर लेटरली उसकी लोकेशन होती है, जबकि जो टीबिया होती है वो एंटीरियर मीडियली रहती है, आगे रहती है। ये जो आपकी बोन होती है ये वाली है ना, ये जो बोन होती है आगे की तरफ वो आपकी टीबिया बोन होती है, जो आगे वो मीडियली रहती है। थोड़ी सी मेहनत में देखिए जो इमेज है उसके थ्रू कवर हो जाएगा अभी, तो ये सही बात है। देन फोर्थ हमारे सामने द टालस बोन इज लोकेटेड इन द नी जॉइंट। टालस बोन कौन सी होती है? टालस बोन इज ए टाइप ऑफ द टार्सल बोन। जो 7 टार्सल हम डिस्कस करेंगे उसमें से एक आती है टालस बोन, है ना। तो वो आपकी टार्सल बोन है जो कि बेसिकली कहां लोकेटेड रहेगी? आपकी एंकल जॉइंट में। जो एंकल जॉइंट बनता है वहां पर आपकी टालस बोन जुड़ती है ना। तो यहाँ पे नी जॉइंट बना रही है, ये गलत बात है। नी जॉइंट के अंदर दो बोन तो आपकी बेसिकली जो लोअर लिम्ब है उसमें से आ जाती है टिबिया और फिबुला, फिर आपकी एक फीमर हो जाती है और एक और होती है वहाँ पे दैट इज अ पटेला, है ना। तो टालस नहीं होती है वो आपको याद नहीं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन स्टेटमेंट आपके सही बन जाते हैं। चलिए यहाँ पर तो ठीक बात होगी। लोअर एक्सट्रीमिटी की शुरुआत करते हैं हम। लोअर एक्सट्रीमिटी जो होती है दो होती है लोअर लिम्ब, और उसके अंदर ईच लोअर लिम्ब हैज अ 30 बोन, 30 बोन होती है। 30 अरेंज इन द 4 लोकेशन, 4 लोकेशन में। ये जो है हमारी 4 लोकेशन में, यहाँ पे एक जो एक्स्ट्रा एड ऑन है दैट इज अ पटेला, है ना। जैसे कि हमने अपर लिम्ब को 3 लोकेशन में देखा था, आर्म देन फोरआर्म और हेड। सिमिलरली हमारा रहेगा ये जो पोर्शन है आपका लेग का, अपर लेग देन लोअर लेग, बीच वाला जो है मिडिल लेग बनता है, नी जॉइंट वाला आपका पटेला वाला पोर्शन बनता है। देन जो आपका लास्ट वाला दैट इज अ फुट, और दोनों का पीठ वाला पोर्शन, है ना। तो 4 पोर्शन में है, 4 लोकेशन में। एक हो गया ऊपर वाला द फीमर वाला पोर्शन, और द पटेला, द टिबिया, फिबुला और फुट, इनको आप लिखिए थाई रीजन हो गया, और वी कैन से अपर लेग, ये आपका लोअर लेग। अपर लेग मतलब लेग का अपर वाला पोर्शन है। अपर लेग बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं है जैसे अपर एक्सट्रीमिटी में बोलेंगे तो वैसे ये होगा, अपर लेग में बोलेंगे तो ये होंगे। अपर लेग बोला तो ये वाले पोर्शन की बात की जा रही है ना, तो अपर लेग मतलब अबाउट द नी। ये आपका हो गया टिबिया एंड फिबुला, जिसको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है ना। हाँ बिल्कुल, ये जो होगा वो आपका कौन सा रहता है? मीडियल वाला। तो इसको वैसे हम लिखेंगे, ये लिखे, खास बात ये है दैट इज द लोअर लेग। और देन फुट, और फुट के भी फिर आपके दो पोर्शन बनेंगे, मेल एंटीरियर और पोस्टीरियर। और एंटीरियर पोस्टीरियर के अंदर फिर हम अलग अलग क्लासिफाई करेंगे। तो जो आपकी बोन्स रहती है, पहले सुन लो उससे बाहर लिख लेना है सबको। जो मेन बोन रहती है वो जो आपका फुट वाला पोर्शन बनाती है, फुट का भी पीछे वाला पोर्शन बनाती है, तो वो आपकी एंकल बोन रहती है। जो आपकी एड़ी बनती है, एड़ी पे आपकी कौन सी बोन रहती है? कैल्केनियस। और तो कैल्केनियस क्या है? दैट इज अ टार्सल बोन। तो जो फुट होता है उसका हिंड फुट बेसिकली हम बोलते हैं हिंड फुट, तो वो आपका कौन बनाती है? कैल्केनियस। और जो फोर फुट होता है, फोर फुट वो आपकी पेलेंजेस बनाती है, और जो मिडिल फुट होता है वो आपकी बनाती है मेटाटार्सल। तो 3 रीजन तो ये है। बाकी बोन वाइज है वो जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है, तो बोन वाइज अलग अलग है। टार्सल बोन 7 है, मेटाटार्सल 5 है, और आपके पेलेंजेस 4 है। तो इनको आप कैसे लिखेंगे? और जो टार्सल बोन है वो आपका कौन सा बनाता है? तो हिंड फुट। ये आपका बन गया मिडिल फुट, लिख सकते हैं स्टार्ट में लिखना, और मिडिल फुट। और ये वाला जो है वो आपका है फोर फुट। तो 3 पोर्शन आपके फुट के बन जाते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे टार्सल में। तो टार्सल में एंटीरियर टार्सल और पोस्टीरियर टार्सल जो रहती है उनको अलग अलग देखेंगे, जैसे हमने कार्पल में देखा था प्रोक्सिमल और डिस्टल, तो ऐसे यहाँ पे हम एंटीरियर और पोस्टीरियर देखेंगे। चलिए, तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है इनको भी एड ऑन करें साथ साथ में, अपर लेग, लोअर लेग, हिंड फुट, मिडिल फुट एंड फोर फुट। पॉइंट टू पॉइंट लिखे, और यहाँ से तो सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं, सीधे ही बनेंगे यहाँ से क्वेश्चन, है कि लोअर लिम्ब के अंदर कितनी बोन होती है, दोनों में कितनी होती है, और लोअर लिम्ब में भी थाई बोन कहाँ पे रहती है, देन पटेला, टिबिया, फिबुला, इनके बारे में डिटेल्स हम जानते हैं। ये एक फ्रेमवर्क हो गया आपके गेम का। ट्रैफिक में भी ध्यान रखिए भाई, जोधपुर में थोड़े से ट्रैफिक रूल बिगड़े हुए हैं, है ना। तो जब ये रोड से क्रॉस करते हैं तो नहीं, मैं देख के टाइम लेके क्रॉस है, अपना टाइम लेके कि मैं जाऊंगा लगे तो नुकसान आपका ही होना है। वो अगर वहां नहीं दिखानी है, थोड़ा रुके, भले ठीक है गलत अगले वाला है उसको जाने दे, कोई बात नहीं, अपना टाइम लेके आराम से क्रॉस करें। एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी लग जाता है, आप सोच सकते हो कि उसका जो रिजल्ट होता है वो कितना भयानक होता है आप लोगों के लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो केयरफुली रहे। यहाँ के ट्रैफिक रूल थोड़े से ठीक नहीं है, थोड़े से क्या, यहाँ तो भाई अलग ही है ना। मतलब कैसे इस तरफ जा रहा है पता नहीं, कब इस तरफ घूम जाएगा विदाउट एनी इंडिकेटर, कोई सेंस ही नहीं है। और कुछ बोलो तो भाई करोड़ जल्दी से आती है ना। तो इन चीजों से थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसा होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो नियम से चलता है सबसे पहले वही टूटता है ना। क्योंकि हम तो वो लोग हैं भाई, जैसे सर्किल है तो हमें इधर जाना है, तो सर्किल आगे से ऐसे निकलना है, सीधा यहाँ से निकलना होता है ना। मतलब निकल जाते हैं लोग, हमें सर्किल यहाँ पे है तो हमें इस तरफ जाना है, तो सर्किल को क्रॉस करके इस तरफ जाना है। लोग क्या है कि यहाँ से सीधा घुस गए, अरे भाई सामने वाला किधर ही आएगा, लेकिन सामने वाले को पता है यहाँ के कि इधर से ही रहेगा, तो वो उस तरफ से आता है। अब जो रोड से गया वो कहाँ से गया? सर्किल की उस तरफ से, और वो जाके वहाँ पे मिल गया, है ना। तो इनसे थोड़ा बच के रहे। और हालांकि अभी आप लोग ज्यादा ट्रेवलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखे बच्चों, क्योंकि इमरजेंसी के अंदर जो हमारे केस आते रहते हैं तो ज्यादातर यही रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस आते हैं ट्रोमा के अंदर, है ना। तो उससे थोड़ा ख्याल रखिए, और ट्रैफिक लाइन थोड़ी बिजी है तो ध्यान रखिए थोड़ा। हो गया ये आपकी बोन होगी, ये फीमर होगी, देन उसके बाद पटेला, और ये आपकी जो देख भी पा रहे हैं ये बड़ी है, और ये जो छोटी है और साइड में है आपके आगे की तरफ है, और मीडियली है दैट इज टिबिया। और ये अच्छा ये कौन सा फुट है, राइट और लेफ्ट?
सीधा बता सकते हैं ना, इसमें कोई इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू नहीं है, सीधा दिख रहा है। और जब सीधा क्वेश्चन है तो इंटीरियर व्यू, सामने से ही चीजें देखिए आप जज करते हैं, पीछे से हमेशा नहीं देखा जाता है। तो ये आपका इंटीरियर व्यू है। इंटीरियर में कौन सा आपका राइट साइड का लेग है, और राइट साइड का लेग है, इसका मतलब ये राइट साइड हो गया। तो ये जो बॉडी का पोर्शन है वो कौन सा हो गया, इसका लेटरल हो गया। तो लेटरल ही आपके फिबुला लोकेटेड है, और ये जो है वो बॉडी के पास वाला हो गया, है ना। ये जो मेरा राइट साइड है तो ये बॉडी के पास वाला है, बॉडी के पास वाला तो वो मीडियरी हो गया। तो आपकी टीबिया होती है वो मीडियरी लोकेटेड होती है, और वी कैन से टुवर्ड द बॉडी पार्ट रहती है। देन आपका पटेला, उसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो होती है टार्सल्स होती है, टोटल 7 होती है एक पैर के अंदर। देन उसके बाद मेटाटार्सल और पैरेंजेस यहाँ पे नीचे की तरफ जो है आपकी सिमिलर जो स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो हम आगे जानेंगे, थोड़ा सा अलग है आपके एंटी एनाटॉमी से। तो एक ओवरव्यू हो गया आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज की बोन्स का, कि किस तरीके से बोन्स वहाँ पे अरेंज रहती है। थाई बोन के बारे में हम जान लेते हैं। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो छोटे एग्जाम होते हैं वहां पे ये बड़ा आसानी से क्वेश्चन पूछा जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, दैट इज फीमर। तो लॉन्गेस्ट हेवीएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी लोकेटेड इन द थाई रीजन, थाई रीजन के अंदर लोकेटेड रहती है। इट प्रोक्सिमली एंड आर्टिकुलेट विद द एसिटाबुलम, इसका जो प्रोक्सिमल एंड है एएनडी है। यहाँ पे तो थोड़ा अवेयर है, एग्जाम में इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ये वो होता है एएनडी और ये है ईएनडी। एएनडी मतलब है किनारा, है ना, एंड प्रोनाउंसिएशन लगभग दोनों का एक ही है, एनडी, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। तो एंड आर्टिकुलेट विद द एसिटाबुलम, और कौन सा जॉइंट बनेगा वहां पे, हिप जॉइंट, एंड डिस्टल एंड आर्टिकुलेट विद द टिबिया एंड पटेला एंड फॉर्म द व्हिच जॉइंट, नी जॉइंट। हाँ, तो अवेयर है, इधर ध्यान रखो अपना, नी जॉइंट एक्स्ट्रा डिस्टल एंड बनाता है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट एनाटॉमी की स्ट्रक्चर वो आपका ये रहा, इसको हम टोटल से जानते हैं, कुछ लेने वाले आप इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पोर्शन है वो इसका फीमर का हेड वाला पोर्शन हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है इसका डिस्टल पोर्शन हो गया, जो कि मेनली आपकी किससे जुड़ा है, आप देख पा रहे हैं कि मेनली किससे जुड़ा है, ये टिबिया से जुड़ा है। फिबुला यहाँ पे इसके साथ नहीं जुड़ रही है, फिबुला आपके किसके साथ जुड़ी है, टिबिया के साथ में। तो यहाँ पे कौन सा बन रहा है, प्रोक्सिमल टिबियो फिबुलर जॉइंट, है ना। नी जॉइंट के अंदर कंसीडर मोटा मोटा किया जाता है ये फिबुला भी, लेकिन एक्चुअल में जो होती है वो आपकी कौन सी रहती है, फीमर रहती है, और ये टिबिया रहती है ऊपर की तरफ। जो आपका पटेला होता है वो एक सिस्टमेटिक बोन है, मतलब डायरेक्टली अटैच नहीं रहती है, लिगामेंट के अंदर वो एम्बेडेड रहती है। इस तरीके से लिगामेंट है उसके अंदर वो ऐसे अंदर की तरफ चिपकी रहती है, ऊपर की तरफ रहती है, डायरेक्टली बोन के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं होता है, इसलिए इसको सिस्टमेटिक बोन भी हम बोलते हैं, जो कि पटेला है। तो ये आपका नी जॉइंट बेसिकली यहाँ पे बन रहा है। इसी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, जिनको भी हम आगे पढ़ रहे हैं, कि यहाँ पे उभरा हुआ पोर्शन है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ट्यूबिकल लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर ट्रंकेंटर। व्हाट इज ग्रेटर ट्रंकेंटर। सिमिलर यहाँ पे जो छोटा है इधर, ये कौन सा आपका लेजर ट्रंकेंटर, लेजर ट्रंकेंटर। ये जो व्यू है वो आपका एंटीरियर व्यू है, और ये जो व्यू है वो आपका पोस्टीरियर व्यू है, ये पीछे से है ना। ये जो बोन है वो आपके पीछे से दिख रहा है, आप इधर से देख पा रहे हैं। तो ये पोस्टीरियर व्यू है आपकी फीमर बोन का, और ये आपकी, हाँ बिल्कुल राइट साइड का ही पोस्टीरियर व्यू है, और ये राइट साइड का एंटीरियर व्यू है। देन ये बॉडी होगी, और इसमें दो स्ट्रक्चर होती है वो आपकी यहाँ पे बनती है। ये जो कॉन्ड्यूट होती है लेटरल कॉन्ड्यूट, और ये मीडियल कॉन्ड्यूट, जैसे हमने पढ़ा था ह्यूमरस के अंदर। सिमिलर वहाँ पे जो प्रोसेस है और राउंडेड प्रोमिनेंस है वो आपके कॉन्ड्यूट्स, उसके ऊपर का पोर्शन एपी कॉन्ड्यूट्स। वैसे ही यहाँ पर भी दो स्ट्रक्चर है, इनको बस लिखिए फटाक से। बाकी ये जो स्ट्रक्चर है वो अगली स्लाइड में हम देखते हैं। लिख लिया है तो रिवाइज भी कर ले उसको, मजा आएगा। इधर के उधर कुछ नहीं निहारे आप लोग, है ना। तो निहारना नहीं है, अपने नोट्स को निहारे भाई। हाँ, नजरें झुकी होनी चाहिए आपकी किताबों में। और ऑफलाइन का जो जो बेनिफिट होता है, और एक रिसर्च के अंदर भी साबित हुआ है कि जो ऑफलाइन के बच्चों का माइंडसेट होता है, और जो वी कैन से सेलेक्ट होने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन स्टूडेंट। ये भी आप लोगों को याद रखना है ना, क्योंकि यहाँ का जो माहौल होता है वो एक अलग माहौल होता है ना। माहौल इन द सेंस पढ़ने का माहौल, है ना। तो एक अग्रेसिव माहौल होता है, आप कैप्चर करते हैं चीजों को इजीली, हालांकि थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है आने जाने में, लेकिन फिर भी आप लोग बेटर सीख पाते हैं ऑनलाइन की तुलना में। तो ऑफलाइन क्लासरूम का कहीं भी छोड़ नहीं होता है, ऑलवेज बिलीव ऑन द ऑफलाइन क्लासरूम। ऑफलाइन तो बेस्ट है ही है, भले ही ऑनलाइन क्लास हो रही है और किसी रीजन की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाते तो ऑनलाइन बेस्ट रहता भी है कुछ बच्चों के लिए, लेकिन ऑफलाइन का तोड़ नहीं है। ये जो माहौल है ये आप देख पा रहे हैं, क्लासरूम का जो माहौल है, ये जो है ये सारी वास्तविकता है, इसमें ये जो चेहरे लगे हुए हैं 21 वाले, हाँ ऑनलाइन के हैं, ठीक है, इसके अंदर आधे से ज्यादा ऑफलाइन वाले। और ऑनलाइन के कैसे है वो, आप जो बता रहे ऑनलाइन के कैसे है, वो ऑनलाइन के एक्चुअल में नहीं है, वो पहले ऑफलाइन करके जा चुके हैं, उसके बाद में वो इधर बैठ के 1 साल 2 साल आई मीन 1 2 ऑनलाइन किया, ऑफलाइन के बाद में उसके बाद में लगे चेहरे, है ना। तो ऑफलाइन का तो कोई तोड़ है ही नहीं, हो गया ये। और जैसे वहाँ पे कितना शानदार कोट लिखा हुआ भी है कि शिक्षा प्राप्त करना एक तपस्या है, तपस्या की तरह है, इसलिए घर माया और माया, हाँ पता है कि आप कहाँ तक जाएंगे। वास्तव में तपस्या है, मतलब पढ़ना आसान काम नहीं है, हर रोज पढ़ना, लगातार पढ़ना, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना। चलिए, चाय पीना है आप लोगों को, चलिए पीना है आपको भी कभी, अभी पीना है। चलिए पहले इसको, अभी क्या लिखा हुआ है, अभी तो पता है ना कि तपस्या है, और तपस्या है तो भाई माया को त्याग करना नहीं चाहिए क्या, माया ही है, तो हर चीज जो आपको सुकून देती है, देखिए मोह माया,
कोई भी ऐसी चीज जो आपको सुकून देती है वो मोह माया ही है, और चाय पीने से आपको सुकून मिलता है तो माया ही है, त्याग दो उसको, है ना, त्याग दे, नहीं पीना है चाय। बोलिए साहब, कौन सा फीमर एंगल मीडियली एंड इज द रिजल्ट ऑफ द लीज जॉइंट क्लोजर टू द मिड लाइन दैट द हिप जॉइंट और द जॉइंट इज नोन एज द एंगल ऑफ कन्वर्जेंस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, जो आपके दो डिजीज कंडीशन बनती है, कौन कौन सी, जेनो वेरम एंड जेनो वेलगम। नॉर्मली जो होती है वो स्ट्रक्चर आपकी हल्की सी स्ट्रक्चर जाके फिर आपकी इस तरीके से बोन बनती है, थोड़ा सा कर्व बनता है, लेकिन जो जेनो वेरम होता है उसमें कर्व ज्यादा बन जाता है, इस तरीके से जाके ऐसे बनते हैं पैर, और जेनो जो वेलगम होता है उसमें अंदर जाके जो नी किसिंग वाली फोर्स से बनती है, ये नी वाला जो होता है टेक्सचर वो पास लगाता है, तो इस एंगल से वहां पर क्वेश्चन बनते हैं, है ना। ये जो एंगल होता है नॉर्मली जो आपका देख रहे हैं हल्का सा एंगल रहता है, हल्का सा जो आपका हिप जॉइंट होता है वो बाहर की तरफ होता है एज कंपेयर टू नी जॉइंट, और यहाँ पे एंगल बनता है अलग अलग, उसमें अलग अलग रहता है, किसी में 15 लिखा, किसी में 16, किसी में 22, तो आप एक एवरेज याद रखें कि 20 डिग्री के आसपास का ये एंगल बनता है। यहाँ पे ये एंगल कौन सा, ये वाला, ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ये लगभग 20 डिग्री के आसपास है ना, एक रेंज याद रखिए 15 से 22 23 के आसपास, बाकी 20 डिग्री एंगल है, ये नॉर्मल एनाटॉमी है। यहीं से क्वेश्चन कैसे बनता है डिजीज कंडीशन के साथ में, कि कोई पर्सन है जिसको बाई बर्ती होती है जेनो वेरम और जेनो वेलगम, जैसे कि जेनो वेरम है ना, जेनो वेरम है, और वेरम के अंदर क्या होता है कि ये जो नी वाला पोर्शन होता है वो नॉर्मली जैसा है, यहाँ पे बाहर की तरफ आ जाता है, इस तरीके से पैर बन जाते हैं, इस तरीके से पैर हो जाते हैं, तो ये जो एंगल होता है ये आउटवर्ड हो जाता है, ये एंगल जो होता है वो आउटवर्ड हो जाता है, बाहर की तरफ हो जाता है, अगर 90 डिग्री इसको कंसीडर करें इस तरीके से, है ना, तो यहाँ पे हमारा कितना बन जाता है, ये नॉर्मल एनाटॉमी के अंदर ये एंगल बनता है 20 डिग्री, और यहाँ पे ये बाहर की तरफ चला गया तो ये एंगल यहाँ पे बढ़ जाता है, ये वाला एंगल, यहाँ वाला एंगल कितना होता है, इनको डिजीज कंडीशन हम देखेंगे पूरा डिटेल से। और वहीं पे जब आपका बनता है जेनो वेलगम, तो ये जो एंगल होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, ये जो स्ट्रक्चर होती है जैसे दूर हो नी, उसके अंदर आपके नी वाली पोर्शन कैसे हो जाती है इस तरीके से, समझ पा रहे हो, ये आपका वेलगम होता है, तो वहाँ पे एंगल अलग बन जाता है, ये जो एंगल होता है इस तरीके से यहाँ पे एक अलग स्ट्रक्चर बन जाती है, तो वहाँ पे ये जो एंगल ऑफ कन्वर्जेंस है नॉर्मली आपका इस तरीके से है ना, हल्का सा एंगल बनता है, बाकी इस वेरम और वेलगम के अंदर चेंज होता है, क्या हो रहा है, कुछ कंफ्यूजन है। चलिए इस एंगल को हम डायग्राम की तरह समझेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, मैं सुपरफिशियल आपको बता रहा हूँ, फिलहाल इस चीज को लेके मेरी चाय ठंडी हो रही है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए चाय पी सकते हैं आप लोग, ये आप लोगों के नाम से इस तरीके से, चलिए चाय में अभी इधर ध्यान देखिए, सब चीज को लिखिए, हाँ लिख ले, मैं बैठ के चाय पीता हूँ, आपको थोड़ा जलाना था ना भाई, जब जरूरत थी तब हमने माया को त्यागा है, लेकिन अभी अपना लिया है ना, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है तो अभी माया को अपना लिया है, और यही माया हुई। चलिए हो गया, चाय वाले दोस्त हैं आप लोगों के पास, रखे बच्चों, वो दोस्ती जिंदा रखे। ये चाय का जो कप है ये देखे ही मेरे को, जो हम पढ़ते थे, मैं आपको रियल कहानी बताता हूँ। जब हम पाउडर रहते थे तो वहाँ पास में हमारा हॉस्टल भी था, गुलाब जी का हॉस्टल था, सर के कॉन्टेक्ट में थे, तो उसी हॉस्टल में रहा करते थे। पीछे की जो थड़िया थी वहाँ पे 4-5 थड़िया थी, मतलब आज भी शायद होगी पता नहीं, या निकल के गए नहीं वापस वहाँ पे, वो थड़िया इन चाय के नाम से फेमस थी भाई। और वहाँ पे जो यारी थी वास्तव में वो एक अलग ही लेवल की थी, और आप इन चीज को फील कर सकते हैं, तो वो दोस्त होना जरूरी है लाइफ में, और उस चाय को जीना भी है, बिल्कुल बोरिंग भरी लाइफ नहीं करना है कि हर टाइम ओनली पढ़े पढ़े किताबी के लिए बने हैं, क्योंकि थोड़ी चाय आगे, इसलिए चाय पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ इससे कांड भी हुए हैं जो आपके सामने हालांकि वो नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक लेवल तक रखना आप लोग, नहीं हमारे साथ नहीं हो, कुछ दोस्तों के साथ तो है। चलिए फालतू बातों में ज्यादा ध्यान ना दे, ये अभी मोह माया ही है, उनसे दूर रहे और इधर ध्यान दे। चलिए स्ट्रक्चर पढ़े फीमेल की, हाँ इधर आ जाओ, क्या बता दें स्ट्रक्चर किसकी, हमारे फीमेल की, प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फीमेल कंसिस्ट ऑफ द राउंडेड हेड, द आर्टिकुलेट विद द एसिटेबुलम ऑफ द हिप जॉइंट एंड फॉर्म द हिप जॉइंट, जिसको हम बोलते हैं फोविया कैपिटिस। ये खास बात है, जो लिगामेंट टेरेस आपके जो पेल्विक होता है, पेल्विक के अंदर बड़ा लिगामेंट होता है जो आपके हिप जॉइंट को बांध के रखता है। यूजुअली जो लिगामेंट्स होते हैं ज्यादातर बोन के जो लिगामेंट्स होते हैं, जैसे ये बोन है जिसके सराउंडिंग रहता है इस तरीके से आधार में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इतना स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है जो आपकी बोन है उसके हेड वाले पोर्शन पे टच पॉइंट होता है, वहां पे जाके जुड़ता है, इसलिए ये आपका जो हिप जॉइंट है बड़ा स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है ना, बड़ा मजबूती से काम करता है, क्योंकि इसको बीच से भी बांधा जाता है। साइडों पे लिगामेंट होते ही है, लेकिन बीच में मिड पॉइंट पे भी एक लिगामेंट होता है, वो जो मिड पॉइंट होता है दैट इज नोन एज द फोविया कैपिटस। द हेड कंटेन द स्मॉल सेंटर डिप्रेशन, और वी कैन से पिट पॉइंट, दैट पिट पॉइंट इज नोन एज द फोविया कैपिटस। नेक ऑफ द फीमेल इज कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन डिस्टल टू द हेड, हेड की तुलना में वो कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन, ये जनरल लैंग्वेज लिखी हुई है, ये वाला पोर्शन है ना, इस स्लाइड का ये मींस है जो आपको अलग से याद रखना है। यहाँ पे लिगामेंट जुड़ता है, उस लिगामेंट का नाम भी लिख ले, लिगामेंटम टेरस, लिगामेंटम टेरस, ये यहाँ पे आके आर्टिकुलेट होता है फोविया कैपिटिस के साथ में, फोविया कैपिटिस के साथ में, जो कि आपका पार्ट है फीमेल के साथ आपके हेड का, फीमेल के हेड का, उसमें जो डीप पॉइंट है, जो प्लेस पॉइंट है, वह आपको याद रखना। तो दो चीजें लिखी इसमें से, ऊपर वाली लाइन तो कॉमन है, उसको वापस नहीं लिखे, पहले लिख चुके, क्या लिखना है इसको, सेम लाइन ही तो है ये, बस ओनली ये लिखे, मैं इतना ही टाइम दूंगा आप लोगों को, वो भी लिखे लिगामेंटम टेरस। अम्बिलिकल वेसल्स का नहीं, वो लिगामेंट वो किस होगा बच्चे, हाँ लिगामेंट नो डाउट होगा, लेकिन ये कनेक्टिंग लिगामेंट है जो कनेक्ट करता है बोन्स को, बोन को कनेक्ट करने वाला लिगामेंट, रिमिनेंट वाला नहीं, फिर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दे पाएगा ना। तो ये पढ़ने के लिए बहुत सारा है, बहुत कुछ है, स्केलेटल सिस्टम हम जितना पढ़े उतना कम है, और अभी तो बहुत कुछ पेंडिंग है, लिगामेंट, कार्टिलेज को डिटेल से पढ़ेंगे, मसल्स है,
डिजीज कंडीशन में थोड़ा स्पीड बढ़ाए बच्चों, 25 जेन पास में आ रहा है तो फिर वही बात हो जाती है कि अगर अभी हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं तो बीच बीच में लंबी क्लासें लगानी पड़ेगी, है ना। तो कोशिश करें कि थोड़ा हम रैपिडली चलें, चीजों को पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, वैसे चीजों को बड़ी शानदार तरीके से ले रहे हैं ताकि आपको समझ आए। मेरे को बोला भी गया है कि सफिशिएंट टाइम लगे स्केलेटल सिस्टम आपके दिमाग के अंदर छापना है, और मेरे को उम्मीद है कि आप लोग इसको ठीक से कंसीव भी कर रहे हैं, खोपड़ी के अंदर छप भी रहा आप लोगों के, है ना। अभी तो है, अभी तो सबकी मुंडियां हिल रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद पता चलेगा कि एक्जैक्टली कितना रहा इसका वैल्यू। पॉइंट बस लाइन लिखना है, वो लिखा मैं लिखना, बाकी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसमें लिखने कोई बात है नहीं इतना। तो ये लाइन लिखनी है बच्चों, है ना, मतलब ऐसे एलकेजी बच्चों इधर मत करो यार कि सर लिखने दो, सर लिखने दो। हाँ, ओनली पॉइंट लिखिए फोविया कैपिटिस, ये वर्ड याद रखिए, फोविया कैपिटिस इज द पार्ट ऑफ द फीमर हेड, और हेड में भी कहाँ का है तो सेंटर वाला और डिक्लेरेट पॉइंट है ना, एक छोटा सा पिट बना हुआ है जहाँ पे आपका एक लिगामेंट आके कनेक्ट होता है, दैट लिगामेंट इज द लिगामेंटम टेरेस, ये लिखे बस ओनली। चलिए, ग्रेटर टोकेंट्रल लेजर ट्रंक में प्रोजेक्शन पोर्शन होता है जो अटैचमेंट के लिए पॉइंट देते हैं। अटैचमेंट क्या होगा यहाँ पे, टेंडन होगा, मसल्स के कुछ पोर्शन अटैच होते हैं, देन उसके बाद में बात करें तो लिगामेंट अटैच होगी, आसपास की जो स्ट्रक्चर है वो कनेक्ट होती है। तो ग्रेटेड ट्रोकेंटर लेजर ट्रोकेंटर, जैसे कि आपका ग्रेटर हो गया, हम देख चुके थे, ये लेजर ट्रोकेंटर हो गया। उसके बाद मीडियल और लेटरल कॉन्डिल्स, मीडियल जो मीडियल लोकेटेड है, राउंडेड पोर्शन है, और लोअर एंड पे, अच्छा ये दोनों अलग है, ये जो है वो आपके प्रोक्सिमल एंड पे है और ये जो है वो आपके डिस्टल एंड पे है, ये दोनों आपको याद रखना है ना। तो कॉन्डिल्स है, ह्यूमरस में भी यही देखा था, यहाँ पे जो थे, यहाँ पे जो थे दो आपके कॉन्डिल्स है, उसके अलावा दो प्रोमिनेंट पोर्शन थे जिसमें आपके रेडियस और अल्ना जुड़ रही थी, कौन कौन से, ट्रोक्लिया एंड कैपिटुलम, कैपिटुलम के साथ में रेडियस और ट्रोक्लियम के साथ में अल्ना, हाँ उसको तो नहीं भूलेंगे आप बिल्कुल भी। और यहाँ पर भी सिमिलर है, दो ओब्रे में ऑर्गन से राउंडेड प्रोजेक्शन प्रोसेस होती है जिनको कॉन्डिल्स बोलते हैं, मीडियल लोकेटेड है, मीडियल और लेटरल लोकेटेड है वो लेटरल कॉन्डिल्स। एक्सपांडेड डिस्टल एंड, एक्सपांडेड मतलब क्या, थोड़ा सा फूला हुआ, एक्सपांड मतलब क्या, थोड़ा सा फूला हुआ, और कैन से जो आपका राउंडेड पोर्शन है। एक्सपांडेड डिस्टल एंड ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट विद द मीडियल एंड लेटरल कॉन्डिल्स ऑफ द टिबिया, टिबिया के साथ में जो आके जुड़ जाते हैं वो आपके दो पोर्शन है, दैट इज द लेटरल और मीडियल कॉन्डिल्स। लेकिन इनको ज्यादा लिखने का नहीं है, वैसे ओनली वर्ड वर्ड ही लिख लें, क्योंकि हमें लगता है स्केलेटल सिस्टम है और नर्वस सिस्टम, ये छोटे छोटे सिस्टम, छोटे सिस्टम नहीं, इनके अंदर जब आप पढ़ते हैं एक बोन को भी पढ़ते हैं, एक बोन की पूरी एनाटॉमी पढ़ते हैं, पूरी डिटेल से पढ़ते हैं, उसके लैंडमार्क पढ़ते हैं, उसके पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ते हैं, तो काफी बड़ी हो जाती है ना। उसको किस तरीके से समराइज करके पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाए, वह हमारा मेन मोटो रहता है, ताकि आप लोगों के लिए जो काम की चीज हो वही डिलीवर हो पाए। और थोड़ा सा हम मानते भी है कि स्केलेटल सिस्टम जो होता है थोड़ा बोरियत सिस्टम होता है ना, लेकिन उम्मीद है कि आपको बोरियत नहीं लग रहा है ये। हाँ, आपकी बॉडी के अंदर यही प्रेजेंट है, कहीं बाहर से नहीं दिया गया है आपको, बस बाहर से बताया गया है कि ये चीज यहाँ प्रेजेंट होती है ना, और उसका ये नेम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए बच्चों, थोड़ा स्पीड में लिखना है। जब भी आपको नोट्स लिखने के लिए बोला जाता है तो काम की चीज को पहले लिखे, वरना हम आगे बढ़ जाते हैं, काम की चीज छूट जाती है, जो बिना काम की चीज होती है वो हम लिख लेते हैं, पैराग्राफ के पैराग्राफ भर लेते हैं, है ना। जबकि जो पॉइंट की बातें होती है साइड में लिखी होती है वो आप नहीं लिख पाते हैं, तो जो काम की चीज हो नजर आपकी वहां पे पहले होनी चाहिए। यही स्मार्ट स्टडी का तरीका है कि मेन मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं सबसे पहले लिखूं, ताकि स्लाइड आगे पीछे भी हो जाए तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बाकी ये तो और थ्योरी है ना। तो काम की जो चीज होती है उसमें थोड़ा फोकस ज्यादा रखें। नेक्स्ट है दैट इज पटेला, पटेला को क्या बोलते हैं, नीचे स्मॉल ट्रायंगुलर सिस्टमॉइड बोन। अच्छा, ट्रायंगुलर एक बार क्वेश्चन आया हुआ, जो ट्रायंगल होता है यहाँ पे वो रिवर्स ट्रायंगल बनता है, जो पटेला होता है इस तरीके से नहीं लोकेटेड होता है, जो पटेला है वो इस तरीके से लोकेटेड होता है, ये जो है ये स्ट्रक्चर है पटेला, ये नहीं है। और इसका जो बेस वाला पोर्शन है, पटेला का बेस वाला पोर्शन ऊपर की तरफ रहता है, तो पटेला की एक्जैक्ट जो स्ट्रक्चर है तो ट्रायंगल होती है, रफली ट्रायंगल हम बोल सकते हैं, लेकिन एक्जैक्टली हम बोलेंगे कि ट्रायंगल होता है तो किस शेप का, तो रिवर्स उल्टा ट्रायंगल। कैसा, रिवर्स से ट्रायंगल शेप, ये भी आपको याद रखना है, इसको यहाँ पे लिख लिया अलग से, मैं इसको रख देता हूँ, रिवर्स से ट्रायंगल शेप। सेसमोइड बोन है, सेसमोइड मतलब फिल आकार, हाँ बिल्कुल। तो फिल का शेप हम देखेंगे वैसा ही होता है लगभग, जो एंगल होता है उसके नीचे तरफ पोजीशन राउंडेड रहता है। यहाँ पे हम तीन एंगल बोल रहे हैं बेसिकली। लोकेटेड एंटीरियर टू द नी जॉइंट, नी जॉइंट में आगे की तरफ रहता है, नी जॉइंट में आगे की तरफ होता है, एंटीरियरली रहता है, नी जॉइंट में एंटीरियर रहता है। इस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो जो बेस होता है, बेस वाला पोर्शन इसका ब्रॉड होता है, बेस वाला पोर्शन ब्रॉड होता है, वो प्रोक्सिमल एंड पे होता है, इसलिए इसका कैसा बनेगा, रिवर्स ट्रायंगल बनेगा। तो प्रोक्सिमल एंड पे होता है, दिस सिस्टम बोन अपेक्स होता है, पॉइंटेड होता है, और डिस्टल एंड होता है। पटेला इंक्रीज द लेवरेज ऑफ द टेंडन ऑफ द क्वाड्रिसेप फेमोरिस मसल्स, मेंटेन द पोजीशन ऑफ द टेंडन व्हेन द नीज ब्रेक एंड प्रोटेक्ट द नी जॉइंट। बेसिकली ये जो लिखा हुआ है इसका रोल है प्रोटेक्शन करता है आपके नी जॉइंट को, ये कौन सी मसल के टेंडन में एम्बेडेड होता है वो लिखा हुआ है यहाँ पे सीधा सा, मतलब इज टेंडन ऑफ द क्वाड्रिसेप फेमोरिस मसल, ये लिख लें, क्वाड्रिसेप फेमोरिस मसल, इसको हाईलाइट थोड़ा क्या ना भूलिए, हमें हाईलाइट करिए कि पटेला जो होता है कौन से टेंडन के साथ में, तो टेंडन ऑफ ए क्वाड्रिसेप फेमोरिस मसल, मेंटेन द पोजीशन ऑफ द टेंडन व्हेन द नी इज फ्लेक्स। जब आपका नी फ्लेक्स होता है इस तरीके से, ये आपका नी इस तरीके से फ्लेक्स हुआ, तो अभी जो मेरा पटेला वो यहीं पे आकर गया नहीं है, क्योंकि वो इस तरीके से अच्छे से एडप्ट होता है मेरी इस मसल के जो टेंडन है उसके अंदर एम्बेडेड हो रखा है, उसके अंदर चिपका हुआ है अच्छे से, और नी जॉइंट को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देखिए स्मॉल है, ट्रायंगुलर है, सिस्टमैटिक बोला, रिवर्स ट्रायंगुलर शेप का होता है, रिवर्स ट्रायंगुलर बना भी ले, है ना। ये भी थोड़ा सा डायग्राम बना ले ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। रिवर्स ट्रायंगुलर फाइन एंगल तो नहीं होते हैं, फाइन एंगल तो किसी भी बोन में नहीं है ना, रफली हम एंगुलर बोल रहे हैं। बेस वाला पोर्शन है वो याद रखिए इसके ऊपर की तरफ होता है, बेस वाला पोर्शन, जैसे कि और कहाँ पे होता है, और कहाँ होता है आपकी बॉडी में, कौन से ऑर्गन के अंदर बेस वाला पोर्शन ऊपर की तरफ रहता है, हार्ट के अंदर, अपोजिट लंग्स के अंदर, अपोजिट लंग्स के अंदर बेस वाला पोर्शन नीचे होता है, अपेक्स वाला ऊपर होता है,
और हार्ट के अंदर अपेक्स वाला पोर्शन होता है नीचे होता है, बेस वाला ऊपर की तरफ होता है ना। तो वो चीज भी क्लियर है जैसे होती है हार्ट की एनाटॉमी, लिखिए इनको। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया आप लोगों का इस तरीके। तो ये जो पोर्शन है नीचे की तरफ वो कौन सा पॉइंट है, अपेक्स वाला, ये जो बेस वाला पोर्शन है वो ऊपर की तरफ है। और आपके जो लंग्स होते हैं उसकी एनाटॉमी कुछ इस तरीके से होती है ना, ये तो लंग्स की नहीं हुई, ये तो किडनी की बन गई हमारी, ऊपर की तरफ जाएगा यस। तो ये बेस हो गया और ये पॉइंटेड आपका अपेक्स हो गया। तो बेस और अपेक्स ये दोनों वर्ड आपको खास याद रखना। पॉइंटेड होता है दैट इज अपेक्स, एंड जो फ्लैट पोर्शन होता है ब्रॉड एरिया होता है दैट इज द बेस। हो गया आई थिंक, लिखिए थोड़ा सा स्पीड में लिखिए बच्चों। सुनहरा ना दिन है ना। तो जो भी बच्चे ब्लड डोनेट करना चाहते हैं बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, है ना। और कुछ ज्यादा ही जो बोलने वाले बच्चे होते हैं कि सर हमें भी करना है हमें भी करना है, तो पहले अपनी सेहत भी देखना है बच्चों, है ना। अपनी सेहत देख के करें ब्लड डोनेट, ये भी आपको याद रखना है। बाकी जो कर सकते हैं वो करें, डरना भी नहीं है। लड़कियां जो होती है माइंड में ये होता है कि सर ब्लड डोनेट कुछ भी नहीं होता बच्चों। ब्लड डोनेट करते हैं तो हल्का फुल्का सा ऐसे डिजीनेस हो सकता है कुछ टाइम में, अगर वो भी आपने अगर हेल्दी ब्रेकफास्ट पहले नहीं किया है तो, है ना। अदरवाइज वहाँ पे आपको कुछ इतना ज्यादा फील नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है तो हम स्नैक्स वगैरह की कल जो फैसिलिटी हो रहेगी आप लोगों के लिए, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ब्लड डोनेट करें जो एलिजिबल है वो तो। हाँ जी, लास्ट से लास्ट पॉइंट वापस बताएं। लास्ट पॉइंट ये जो है पटेला इंक्रीज लेवरेज, अच्छा लेवरेज वर्ड लिखा हुआ है। लेवरेज वर्ड का मतलब है कि यहाँ की वी कैन से फिसलन, यहाँ का एरिया। जब अभी मेरा जो पटेला है वो रिलैक्स है, मैं जैसे ही नीको प्लेस होगा तो यहाँ का थोड़ा एरिया मेरा बढ़ गया। तो ये जो पटेला होता है जैसे हम समझ लेते हैं कि ये जो है वो आपका टेंडन है और ये जो है वो आपका पटेला, वो इस तरीके से इसके अंदर रहता है ना। और जैसे मैं नीको प्लेस होगा तो ये मेरा इसका एरिया बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो पटेला होता है उसका लेवरेज बढ़ता है, उसका हल्का सा एरिया बढ़ता है, उसकी वजह से आपका जो नी जॉइंट है वो प्रोटेक्टेड रहता है। दूसरी बात यहाँ पे है कि ये जो लिगामेंट है जिसके अंदर ये एम्बेडेड है, एम्बेडेड मतलब जिसके साथ चिपका हुआ, ऐसे याद रखें, एम्बेडेड मतलब जिसके अंदर चिपका हुआ, वो मसल्स का टेंडन है। मसल्स का टेंडन जो मसल्स को बोन के साथ में कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, टेंडन होती है। तो इधर मसल्स है, उस मसल्स का एंड पोर्शन में टेंडन हो जाएगा, यहाँ पे इस बोन के साथ में या यहाँ की जो स्ट्रक्चर उसके साथ जुड़ जाएगा, फिर यहाँ का टेंडन आपके नीचे वाले मसल्स, बहुत सारे टेंडन, जितनी मसल्स होती है उतने टेंडन होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो टेंडन वाला पोर्शन होता है ये कौन सी मसल्स होता है, दैट इज योर क्वाड्रिसेप फेमोरिस मसल। और ये जो टेंडन बनता है उससे अंदर उसके अंदर आपका एम्बेडेड रहता है, वी कैन से ट्रैप्ड रहता है क्या, आपका पटेला। और वही वहाँ का लेवरेज बढ़ता है, जैसे आपकी जो फ्लेक्शन करते हैं निका मूवमेंट करवाते हैं तो एरिया हल्का सा खुल जाता है। और ये जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उसकी वजह से और इसको प्रमोशन मिलता है। और जो ओल्ड एज होती है उस ओल्ड एज के अंदर यही टेंडन होता है, और यहाँ पे और नी के अंदर बहुत सारे लिगामेंट होते हैं, उनके हार होने की वजह से नी का मूवमेंट कम हो जाता है, तो उसमें इसी टेंडन का भी रोल होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख पा रहे हैं तो ये आपका कौन सा एरिया, ये जो है बेस आप देख रहे हैं कि ये रफली है, कंप्लीट ट्रायंगल तो नहीं है लेकिन रफली आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ट्रायंगल से बन रहा है, रिवर्स ट्रायंगल है। ये जो है वो आपका बेस वाला हो गया, ये जो पॉइंट है वो आपका अपेक्स वाला हो गया, है ना। और ये जो पीछे वाला पोर्शन है आर्टिकुलेट पिकेट बोलते हैं मीडियल फीमोरल कॉन्डिल्स। फीमोरल कॉन्डिल्स के साथ में हालांकि डायरेक्टली जुड़ा नहीं होता है ना। यहाँ पे जो दिया पीछे वाला पोर्शन है पोस्टीरियर जो पोर्शन होता है वो आपकी फीमर होती है, फीमर के पीछे तरफ जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस बनती है, जब आप ऐसे करेंगे तो फीमर होती है, उसके कॉन्ड्यूस होते हैं ऊपर की तरफ आते हैं। इस तरीके जैसे आप इसको फोल्ड करते हैं ये ऊपरी पोर्शन दिखता है, कौन सी प्रोसेस, ओनली क्रेनॉन प्रोसेस है ना। तो वैसे ये जो है आप होल्ड करते हैं यहाँ की कॉन्ड्यूस ऊपर की तरफ आते हैं, तो वो भी आके यहाँ पे आपके पटेला के साथ में चिपक जाते हैं, फिर वापस गए तो वापस सीधे हो गए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है, बॉडी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट अपनी जॉइंट है, इसके एनाटॉमी हम जानेंगे। तो ये इसकी एक स्ट्रक्चर हो जाती है। नेक्स्ट हमारे सामने है टिबिया एंड फिबुला। टिबिया इज नोन एज द साइन बोन, मैं इनके बारे में फटाक से बता देता हूं, फिर बाद में नोट्स लिख लेना। लार्जर देन द फिबुला और सेकंड लार्जेस्ट, ये भी आपको लिखना है, सेकंड लार्जेस्ट लिखा वैसे। तो लार्जर देन द फिबुला मीडियली वेट बियरिंग बोन ऑफ द लेग, लेग की वेट भी तो अपर लेग की तो ये है, लेकिन लेग की जो है वो आपकी ये वाली है, कौन सी, टिबिया, उसके साइड में जो है और पीछे तरफ जो है वो आपकी फिबुला। तो टिबिया इज आल्सो नोन एज द साइन बोन एंड लार्जेस्ट बोन देन द फिबुला। मीडियली बोन होती है, मीडियल मतलब लोकेटेड, जो लोकेशन है वो मीडियल है, आप देखें तो ये जो है पोर्शन आपका बॉडी का मीडियल है, ये जो है वो आपका लेटरल है ना, ये लेटरल पोर्शन होगा, ये आपकी बॉडी का मीडियल हो गया। तो मीडियल लोकेटेड है, वेट बियरिंग है आपके लोअर लेग की मेनली, और सेकंड लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी, सेकंड लार्जेस्ट। थर्ड कौन सी रहेगी फिर, फिबुला रहेगी। फोर्थ कौन सी थी, ह्यूमरस। फिफ्थ वन कौन सी, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट अल्ना। सिक्स वन रेडियस, सेवन वन, सेवंथ नंबर की रेप्स, एट वन, एट नंबर की, एट नंबर की रहती है, एट नंबर की होती है, नाइन नंबर की आ जाती है फिर आपकी स्टेनम और ये क्लेविकल। Second largest bone in the body, located anterior and medial to the body, articulate the proximal end with the femur and fibula to form the tibio fibular, or we can say knee joint, and end with the fibula and talus to form the ankle joint. ये खास बात है, ankle joint जो बनता है टार्सल बोन में किस बोन के साथ जुड़ता है, that bone is the talus bone, there is a talus bone। तो ये भी खास बात है। बाकी अदर जो जॉइंट है वो यूजुअली बढ़ता है वैसे जॉइंट की, proximal end जिस बोन के साथ जुड़ेगा वैसे जॉइंट बन जाएगा, और यहाँ पे proximal end हमारा कहाँ जुड़ा है, फीमर के साथ में, और वहाँ पे आपका tibio femoral बन रहा है जिसको knee joint बोल रहे हैं। देन उसके बाद में डिस्टल जो एंड है वो आपका फिबुला के साथ जुड़ गया, उसके अलावा जो मेन एंकल जॉइंट बनता है भाई फिबुला जिसके पैरेलली लोकेटेड है, तो उसके साथ में तो टिबियो फिबुलर जॉइंट बन जाएगा, लेकिन एंकल जॉइंट जो बनेगा वो टालस के साथ में, और नी जॉइंट जो बनेगा वो आपकी फीमर के साथ में बनेगा। तो ये जो जॉइंट है आर्टिकुलेशन है वो आपको याद रखना। चलिए लिखिए स्पीड में, इनमें कुछ डाउट तो नहीं है, थोड़ा आज मेरे को पता है कि स्पीड में हम चल रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ ज्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, सीधे वर्ड है, अनदर वर्ड है, और लोकेशन कौन सा कहाँ पे जुड़ रहा है, प्रोक्सिमल क्या है, डिस्टल क्या है, क्योंकि पहले आप इन वर्ड को कैप्चर नहीं कर पा रहे थे कि लेटरल का मतलब किस तरफ है, मीडियल कहाँ जा रहा है, प्रोक्सिमल डिस्टल। अभी आप लोग थोड़ा रूटीन में आ चुके हैं तो ज्यादा उनको बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि प्रोक्सिमल मतलब ये, डिस्टल मतलब ये, आप समझ रहे हैं इन चीजों को।
बस लिखिए इनको। जो मेन पॉइंट है, टीबिया है साइन बोन के नेम से जानी जाती है, लार्ज देन होती है देन द फिबुला, है ना, एंड ये सेकंड लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल रहेगी। अभी दोनों बोन पढ़ते हैं, उसके बाद में यहाँ पर भी आपकी, है ना, इंटर ओसियस मेम्ब्रेन भी रहेगी। बिल्कुल ये भी तीन जगह से आर्टिकुलेट रहती है, जैसे आपकी रेडियस और अल्ना होती है, बिल्कुल रहेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सीआरई का नोटिफिकेशन आया है, देख लिया होगा आप लोगों ने। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग ऑफिसर दोनों की पोस्ट है उसमें, अलग अलग एम्स की है, तो उसको भी कंसीडर करके चले, एग्जाम देने की कोशिश करें, सारे एग्जाम दे बच्चों। उससे शायद डेट भी देखिए एग्जाम की, 28 26 फेब। हाँ तो आ गया बिल्कुल, एग्जाम दे बच्चों। जब तक आप सेलेक्ट नहीं होते हैं, आपका ड्रीम एम्स नहीं मिल जाता, तब तक एग्जाम दें। उसके बाद में नहीं दे, उसका कोई सेंस नहीं रहता। जब तक नहीं मिलता है, भले आप प्रेशर है, भले आपको 10 दिन हुए हैं, 6 महीने हुए, 8 महीने हुए, जो भी हुए, एग्जाम दे। एलिजिबल है तो एग्जाम दे। मैं इलीगली आपको नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन जो एलिजिबल नहीं होते हैं वो भी एग्जाम दे, एक्सपीरियंस ले बच्चों, है ना। हमारा जो पहला एग्जाम था, मैं इतना बता देता हूँ, लेकिन जो सच में पहला एग्जाम था हमारा, वो जब हम फाइनल ईयर में थे, फोर्थ ईयर में, तभी हमने दे दिया था, है ना। तो एग्जाम देना है, एक्सपीरियंस तो मिलेगा भाई, है ना। सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, तजुर्बा तो आएगा, है ना। वो जो डर होता है वो एक बड़ी बात होती है। एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है, उसको आप हैंडल करना सीख जाते हैं, तो आधी जंग तो वैसे ही जी जाते हैं, है ना। एग्जाम हॉल का प्रेशर बड़ा खतरनाक लेवल का प्रेशर होता है, अच्छे अच्छे वहाँ पे परेशान हो जाते हैं, है ना। तो उस हॉल के प्रेशर के साथ में, तनाव के माहौल के साथ में, थोड़ा धीरे धीरे जितना आप ज्यादा एक्सपोज होते रहेंगे, उतना आप खोलते रहेंगे, डर कम होगा। तो नोट सेट से पहले एक बार अपने आप को इवैल्यूएट करने का बढ़िया और शानदार मौका है। सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो नोट सेट के लिए तो आप एलिजिबल हो ही रहे धीरे धीरे। एग्जाम जरूर दे बच्चों, एग्जाम को मिस नहीं करें, थोड़ा शेड्यूल एडजस्ट कर ले, और ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो थोड़ा सा अवेयर रह के कोशिश करें एज सुन एज पॉसिबल उसके जो भी फॉर्म होते हैं वो आप कंप्लीट कर दें, क्योंकि जितना जल्दी आप फॉर्म कंप्लीट करते हैं, उतना जल्दी ही आपको जो एग्जाम सेंटर सिटी है वो आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाती है ना। तो जैसे आप जोधपुर में, तो जोधपुर में भी ऑनलाइन एग्जाम की सेंटर है, अगर आप जल्दी बढ़ते हैं तो जल्दी आपको जोधपुर मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर जोधपुर मिल गया तो आप यहाँ से वो एग्जाम देके आ सकते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। दिल्ली आ गया या फिर आउट ऑफ राशन कहीं का भी आ गया, तो 2-3 दिन का आपका शेड्यूल पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो थोड़ा ठीक नहीं है ना। फिर 2 दिन वापस आपको एडजस्ट होने में लगते हैं, 2 दिन बाद आपकी नींद भी पूरी होती है, फिर आप उठ के हरे धाके वापस क्लास में आते हैं, तो पूरा सप्ताह लगभग आपका वेस्ट हो जाता है, रूटीन ब्रेक हो जाता है। तो कोशिश करें जैसे नोटिफिकेशन मिला उसको बढ़िया तरीके से पढ़े, है ना। नोटिफिकेशन आपका जैसे प्लेटफॉर्म देता है, लेकिन थोड़ी सी चीजें हैं अभी हम आप लोगों के सामने थोड़ा से नहीं कर सकते, लेकिन चीजें फेवर में नहीं कर रही है काम में, तो प्रॉपर नहीं आता है, तो आपको एलिजिबल है कि नोटिफिकेशन जैसे आता है वो अपडेट कर दिया जाता है, ग्रुप के अंदर भेज दिया जाता है, उसको खोले 5-10 मिनट निकाल के नोटिफिकेशन को बड़े अच्छे से पढ़े कि क्या क्या है उसके अंदर, और आपकी काम की चीजें क्या क्या है वो पढ़ ले, स्क्रीनशॉट उनका ले ले, और उसको अच्छे से पढ़ के तब एग्जाम का फॉर्म है आप खुद भी फिल कर सकते हैं अपने पीसी के थ्रू, या फिर जो भी नियर बाय आपको लगता है ई सर्विस सेंटर वहाँ पे आप फिल करवाएं, लेकिन जितना जल्दी हो उतना फिल करें। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ी काम की बातें हैं, थोड़ा ध्यान देने पे भी। अच्छा ये तो हो गया हमारा इंटरओसियस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो है ये तो हो गया, अब इसको वापस लिखने मत लग जाना। इंटरओसियस मेम्ब्रेन कनेक्शन बिटवीन द टिबिया एंड फिबुला, जैसे ये आ गया है, इसके लिए पर्टिकुलर बनाया गया, तो ये जो जॉइंट है वो कौन सा आपका, यहाँ पे कौन सा है, प्रोक्सिमल, और प्रोक्सिमल कौन सा है, टीबीओ फिबुलर जॉइंट, है ना। प्रोक्सिमल टीबीओ फिबुलर जॉइंट, ये जो जॉइंट है वो कौन सा है, डिस्टल टीबीओ फिबुलर जॉइंट, और इनके बीच में जो आप देख रहे हैं मेम्ब्रेन है ये वाली, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरओसियस मेम्ब्रेन। तो तीन जगह ये भी कनेक्टेड है, जैसे आपकी टीबीओ फिबुलर जॉइंट, और इनके बीच में जो आप देख रहे हैं मेम्ब्रेन है ये वाली, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरओसियस मेम्ब्रेन। तो तीन जगह ये भी कनेक्टेड है, जैसे आपकी रेडियस और अल्ना कनेक्टेड थी, तो क्या बोलते हैं, इंटरओसियस मेम्ब्रेन, कनेक्शन बिटवीन द टिबिया एंड फिबुला। और इसको बेस्ट तरीके से लिखेंगे मीडियली कनेक्शन, लिखिए ये लिखना होगा, नीचे वाला लाइन ऊपर वाला लाइन नहीं लिखिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट हमारे सामने है फिबुला, दैट इज काफ बोन पैरेलल एंड लेटरल टू द टिबिया, टिबिया के पैरेलल होती है और लेटरल स्पाइक लोकेटेड होती है आपके लोअर लेग के, स्मॉलर देन द टिबिया, टिबिया की तुलना में ये छोटी रहती है, हाँ बिल्कुल स्मॉलर देन द टिबिया, थर्ड लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी। बस यही इतना ही टिबिया के बारे में, फिबुला के बारे में। एफ से याद रखिए फार, दो कंफ्यूजन आप हो सकते हैं, एफ यानी फार, फार यानी दूर, जो दूर की तरफ है वो लिटरली लोकेटेड है फार, है ना। तो फारेस्ट पॉइंट पे है वो आपकी कौन सी है, फिबुला है, दूर की तरफ है, और पास में है मीडियली है वो कौन सी है आपकी टिबिया। इस तरीके से याद रखिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, दूर है पीछे, दूर है और पीछे, तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो आपको लिखना है पोस्टीरियर लेटरल, पोस्टीरियो लेटरल। और जो आपकी टिबिया थी उसमें भी एक वर्ड लेटरल है, दैट इज द एंटीरियो मीडियल। अगर कभी ऐसा वर्ड आ जाता है तो एक्जेक्टली उसकी लोकेशन आगे की तरफ है, मिडिल की तरफ है, बीच में एंटीरियो मीडियल,
पोस्टीरियो लेटर, दो वर्ड से मिलकर जो वर्ड बना दोनों को लिखे, इसका आपका पोस्टीरियो RIO है ना, पोस्टीरियो। हो गया। चलिए थोड़ा फास्ट लिखिए ताकि अगली जो बोन है उनमें थोड़ा हम ध्यान देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और वो अपनी हो जाए फिनिश। फिर हम कल से बोन की एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, है ना। आप में से किसी की बोन लेंगे, उसको तोड़ेंगे, फिर अंदर देंगे कि क्या क्या कहानी है उसके अंदर, है ना। ये तो हमारी क्या है, फ्रेमवर्क देखा हमने। ये तो हम बोल सकते हैं कि ग्रोस एनाटॉमी की फाइन एनाटॉमी डिटेल्स है, जो हम जाएंगे क्रॉस सेक्शन लेके अंदर क्या क्या होती है बोन से, वो सारा हम जानने वाले हैं। हो गया। चलिए नेक्स्ट आपके सामने जो है दैट इज द टार्सल्स, और टार्सल्स में से जो क्वेश्चन बना है और क्वेश्चन को केयरफुली पढ़े, और क्वेश्चन को केयरफुली पढ़े। दो बार बोला है, समझ कुछ ना कुछ ट्विस्ट है। स्टेटमेंट को समझने के बाद में भी क्वेश्चन को फिर से समझे, और मेरे को नहीं देखे, क्वेश्चन को पढ़े। पढ़िए, क्वेश्चन बड़ा शानदार है क्वेश्चन, है ना, बड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आराम से पढ़ के आंसर बताए, थोड़ा टाइम लेके पढ़ सकते हैं आप लोग। So, बिल्कुल एंटीरियर मीडिया। ठीक, 4 नंबर, चलिए क्या है 4 नंबर, रीड द फॉलोइंग टार्सल बोन कलेक्टिवली नोन एज अ मेटाटार्सल, क्या सही स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट 1 क्या है? गलत स्टेटमेंट है। सेकंड क्या बोल रहा है? सी, हाँ देखते हैं भी हो सकता है सी है जो भी आपका आंसर है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है टार्सस इज द कॉमनली रेफर एज द हील बोन, क्या सही बात है? गलत बात है, हील बोन किसे बोलते हैं? कैल्केनियस। सो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है टार्सल ट्रांसमिट फोर्सेस फ्रॉम द लोअर लेग टू फुट, सही बात है, थर्ड सही बोल रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट आपका बोल रहा है थालस बोन आर्टिकुलर विद द टिबिया एंड फिबुला टू फॉर्म द नी जॉइंट, एंकल में कहां घुटने को डाल रहे हैं, इसका मतलब फोर स्टेटमेंट भी गलत हो। तो तीन स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, एक स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है, दैट इज थर्ड स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द ट्रू ऑप्शन, सही ऑप्शन आपको बताना है। सही ऑप्शन मतलब ये है कि जो सही बात कर रहा है, वो सही बात क्या कर रहा है कि गलत को गलत बोल रहा है और सही को सही बोल रहा है। देखते हैं, पहला बोल रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट स्टेटमेंट, ये हमारा क्या था? रॉन्ग स्टेटमेंट, ये भी रॉन्ग, ये सही और ये रॉन्ग, इतना हमने यहाँ से निकाले। ट्रू ऑप्शन बताना है, ट्रू स्टेटमेंट नहीं, ट्रू ऑप्शन। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर द राइट स्टेटमेंट, क्या ये सही बात है? गलत बोला, इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो सही बात नहीं कर रहा, ये गलत। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर द फॉल्स स्टेटमेंट, थर्ड और फोर्थ क्या फॉल्स है? आधी अधूरी बात कर रहा, आधा गलत है आधा सही, मतलब ये ऑप्शन ही गलत है, हमारा आंसर नहीं है। सी बोल रहा है सेकंड एंड थर्ड आर द ट्रू स्टेटमेंट, सेकंड और थर्ड ट्रू है, एक सही एक गलत है, मतलब ये ऑप्शन आधी अधूरी बात बोल रहा है, पूरी सही बात नहीं बोल रहा, ये भी गलत है। डी बोल रहा है, हो सकता है ई भी हो, डी बोल रहा है ऑल आर फॉल्स एक्सेप्ट द थर्ड स्टेटमेंट, सारे ही स्टेटमेंट गलत है तीसरे स्टेटमेंट के अलावा, और तीसरा हमारा सही है। तो क्या ये सही बात है? ये ऑप्शन बिल्कुल 100% जो आपकी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही बात कर रहा है, और इसका मतलब ये होता है कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? कितने बच्चों का डी था, ईमानदारी से बताएं। समझ बनो तो डी बता रहे थे आप लोग पीछे वाले, बदल के चलिए, पीछे वाले 2-3 बच्चों ने डी बताया था बिल्कुल। बाकी हाँ, तो डी यहाँ पे अब क्वेश्चन में मॉडिफाई किया कि ट्रू ऑप्शन कौन सा है, यही आपको सीखना है। सही स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट के अलावा कैसा क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन हमारे सामने, हमें ट्रू ऑप्शन बताना। अगर इसमें लिखा होता, इसमें लिखा होता कि फर्स्ट एंड सेकंड आर द रॉन्ग स्टेटमेंट, अगर यहाँ पे मैं पहुंच कर देता तो ये सही होता हमारा कि ये पहला और दूसरा हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसका बात ये सही बोल रहा है कि गलत को गलत बोल रहा है, सही को सही बोल रहा है, और ये वही बात कर रहा है डी कि तीन जो गलत है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ये जो तीन गलत है उनको गलत बोल रहा है, जो सही है उसको सही बोल रहा है। क्लियर है? चलिए, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं दूसरे आने वाले टाइम में, जो परसेंटेज के क्वेश्चन बनेंगे यहीं से कि कितना वेटेज इसमें से, कितना परसेंटेज इसमें से आपका सही स्टेटमेंट का है ऑप्शन, यही से कोई क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। शायद हमने मॉडल पेपर में इनको सोल्व किया था ऐसे क्वेश्चन को, यहाँ पे है 75%, एक है 50%, एक है 25%, एक है 100%। तो राइट का वेटेज कितना है? 25%। एक ही स्टेटमेंट राइट, टोटल कितने स्टेटमेंट है? 4 है, और 4 में से जो एक है दैट इज 1/4 पार्ट, और 1/4 कितना होता है? 25%। राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? सी, कि 25% तक ये यहाँ पे राइट बातें हैं, बाकी 75% रॉन्ग है। तो ये भी आने वाले टाइम में हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हमारा टार्सल्स बोन। ओ कितनी सुंदर टार्सल्स बोन है। चलिए, टार्सल्स बोन इनको हम क्या बोलते हैं? एंकल्स बोन, टार्सल बोन आल्सो नोन एज एंकल बोन, और आप अच्छे से देख सकते हैं जो टार्सल बोन है ना। और सबसे खास बात है जो इमेज बनाई गई है, उन्होंने नीचे की तरफ इसकी विंडो बना रखी है, मतलब छांव भी बनाई है ना। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो पोर्शन है ये जो है वो आपका कर्व है, इसके लिए विंडो बनाई। और क्योंकि आपका जो पीठ वाला पोर्शन होता है उसमें दो कर्व रहती है, एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्सल, वो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। तो ये कर्व के लिए इसे बनाया, और अगर ये कर्व है इसका मतलब आप ठीक है, कर्व नहीं है तो कौन सी डिजीज कॉमनली होती है? प्लेट फुट जो होते हैं कॉमनली, कौन सी, अगर हम सिंड्रोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम के अंदर आते हैं सीधे से, हाँ। तो इस तरीके से प्लेट फुट होते हैं जो कि हम डिजीज पोर्शन डिस्कस करेंगे। नॉर्मली कर्व होना जरूरी है। अच्छा, कर्व क्यों होना जरूरी है? उससे आपकी बॉडी का बैलेंस ठीक रहता है, आपकी बॉडी का फोर्स अच्छे से ट्रांसफर हो जाता है। तो इसके अंदर आप देखेंगे जो रीजन है अलग अलग डिवाइड करके, ये जो है येलोइश जो है वो आपकी हील बोन है ना, और ये जो पिंकिश कलर की दिख रही है आप लोगों को, ये आपकी टालस है, टालस बोन जो जुड़ती है ये वाली,
और ये जो आपकी रेडिस कलर की है, रेड कलर की जो है वो कौन सी है, नेविकुलर है। आगे हम देखेंगे नेविकुलर है जो बोन शेप की बोन है। आगे की तरफ जो है वो आपकी क्यूनिफॉर्म वगैरह है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द फुट, फुट का कौन सा रीजन बनाता है ये प्रोक्सिमल। आप प्रोक्सिमल समझ रहे हैं आपके, जैसे ये फुट है आपका, पैर है ना, पैर का भी आपको कौन सा पोर्शन बनाना प्रोक्सिमल। ये जो पोर्शन है वो तो डिस्टेंस हो गया भाई आपकी बॉडी के पास में, तो यही है फुट, तो ये आपका पूरा पूरा कितने पास में कौन सा, ये वाला। और यहीं पे आपके एंकल बोन्स प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो मेटाटार्सल होगी, फिर यहाँ पे फ्लेंजेस होगी, तो ये आपकी बॉडी का आई मीन फिट का प्रोक्सिमल पोर्शन बनाता है। तो टार्सल आपकी कौन सा बनाता है, प्रोक्सिमल और हिंडी फुट बनाता है। कौन सा, हिंड फुट, मिडिल फुट मेटाटार्सल एंड फोर फुट आपका फ्लेंजेस बनाएगी। प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द फुट कंसिस्ट ऑफ द 7 टार्सल बोन इन ईच फुट। 7 होती है और एक फुट में 7 रहती है, ये आप लिखे फटाक से, कुछ खास बात नहीं है। आगे इसकी वन बाय वन जो हम डिस्कस करेंगे बोन्स के बारे में। टार्सल बोन आल्सो नोन एज एंकल बोन, है ना, एंकल बोन, एंकल बोन लिखे, आल्सो नोन एज द एंकल बोन। प्रोक्सिमल रीजन बनाती है आपके फुट का, कितनी रहती है, टोटल 7 रहती है। स्मॉल बोन होती है, इनके भी डायरेक्ट जो नेम है उसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो हील बोन है, इससे तो काफी टाइम क्वेश्चन पूछा भी है कि कौन सी बोन को हील बोन बोलता है। कैल्केनियस है ना, कैल्केनियस इज द हील बोन। याद रखना है, किसी भी तरीके से याद रखें, हील बोन को याद रखना है। कैल्केनियस नाम की कंपनी है ना, कैल्केनियस नाम की कंपनी है जो हाई हील के शूज वगैरह बनाती है, हाई हील के सैंडल्स वगैरह बनाती है, तो उसी वजह से कैल्केनियस बोन याद रखिए कि कैल्केनियस नाम वहां से दिया गया। ये काल्पनिक कहानी है, वास्तविकता से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बस आपको याद रखने के लिए बताया जा रहा है, कहीं सर्च नहीं करने जाए कैल्केनियस कंपनी कौन सी है ना। ये जो कहानियां होती है बच्चों, ये जो मजाक की बातें होती है, इनसे आप सीखते हैं, तो ये आपके माइंड में एसिडिटी फिट हो जाती है और एग्जाम में यही चीजें याद आती है कि हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं कंपनी के बारे में, तो सर ने कैल्केनियस कंपनी बोला था, तो ठीक तुरंत वहीं पे आप करोगे, गलत नहीं होगा। कौन कौन सी होती है आपकी एंकल बोन, प्रोक्सिमल रीजन, ये तो हो गया स्लाइड। इसके अंदर ये जो मेन बातें हैं, पोस्टीरियर पार्ट, अच्छा इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले देख लीजिए इधर, इनको भी हम दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं। जैसे आपका हैंड है, उसमें हमने देखा था जो कार्पल बोन है उनको दो रो में हमने डिवाइड किया था, प्रोक्सिमल और डिस्टल। सिमिलर जो आपकी टार्सल बोन है, जैसे ये है, अभी इनको आप पुट समझ के चलना, ये जो है मैं बार बार बताऊंगा, इनको पुट समझना, काल्पनिक बातें ये है। और जो पुट होते हैं उसकी एनाटॉमिकल थोड़ा फोकस करें, कॉन्सेंट्रेट हो, क्योंकि यहाँ पे ट्विस्ट है। हम नॉर्मली हैंड की एनाटॉमी ऐसे बनता है इस तरीके से, तो हमारा जो ये वाला है और ये क्या है आपका फिंगर, आई मीन थंब, तो थंब है वो बाहर की तरफ है लेटरल, लेकिन आपका जो टोई है वो आपके फुट के अंदर मीडियल होता है, ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है। बाहर एनाटॉमी जो हैंड की वैसी होती है, लेकिन जो फुट की होती है नॉर्मल एनाटॉमी ऐसी होती है, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे ये आपका ग्रेट समझे, अंगूठा समझे पेड़ का, और ये आपकी फिंगर्स है, तो इस तरीके से याद रखेंगे। काउंटिंग में भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है, काउंटिंग में भी हम देखेंगे, है ना, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरीके से रहता है। जो ग्रेट होता है वो मीडियल होता है, सही बोल रहा हूँ, भरोसा नहीं तो अपने पैर देख लीजिए, अंगूठा बीच में है ना, और ये एनाटॉमी आपकी बाहर की तरफ, ये खास बात है। और जो टार्सल बोन है उनको दो पार्ट में डिवाइड करें, तो जैसे ये है आपका एक फुट हो गया, इसमें ये जो टार्सल बोन है यहाँ पे, तो ये जो पीछे की तरफ होगी वो पोस्टीरियर टार्सल, और आगे की तरफ होगी उनको एंटीरियर टार्सल, बस इतना ही है। पोस्टीरियर मतलब आपका जो फोर फुट बना आई मीन एंड फुट बना, फोर फुट हिंड फुट पीछे वाला, वो आपकी कौन सी रहेगी, पोस्टीरियर टार्सल, और ये आपकी एंटीरियर टार्सल, तो उस तरीके से डिवाइड कर रखा है। और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टार्सल्स में कौन कौन सी आती है, वन इज द टालस एंड सेकंड वन इज द कैल्केनियस, वन इज द टालस सेकंड वन इज द कैल्केनियस। टालस होती है वो आपकी एंकल जॉइंट बनाती है, एंकल जॉइंट बनाती है, और ये जो होती है वो आपकी हील बोन होती है, हालांकि लिखा हुआ आगे। एंटीरियर पार्ट की हम बात करें तो नेविकुलर, लेटरल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और आपकी मीडियल क्यूनिफॉर्म, तीन होगी। और एक और हमारी रहती है, एक और कौन सी मिस हो रही है यहाँ पे, क्यूबॉइड, है ना, वो इसके अंदर मेंशन है नहीं, नीचे की तरफ वही तीस नजरें आप लोगों की। तो पांच बोन जो होती है वो आपका एंटीरियर, अच्छा एंटीरियर यहाँ पे कैसे बोला कि आपकी बॉडी के सामने कौन सा है, फुट का जो पीछे वाला पोर्शन है उसको पोस्टीरियरली हमने बोल दिया, जहाँ पे मेरी दो ही बोन होती है, दैट इज टालस एंड कैल्केनियस। और रिमेनिंग जो पांच है आपकी, उनमें से क्यूनिफॉर्म वो तीन होती है। मीडियल जो लोकेटेड होगी आपके ग्रेट टोई की तरफ वो मीडियल क्यूनिफॉर्म, उसके पास में इंटरमीडिएट साइड में जो होगी वो लेटरल क्यूनिफॉर्म, उसके पास में जो रहेगी क्यूबॉइड शेप की होती है, तो क्यूबॉइड आपकी टार्सल बोन। तो टोटल कितनी बन जाती है, पांच ये है और दो ये है, इनको लिखिए। इनके एनाटॉमी का जो डायग्राम है वो इस तरीके से है ना। तो ये जो है वो आपकी कौन सी बन गई, ये वाली जो है कैल्केनियस बोन होगी, कैल्केनियस होगी, ये टालस होगी, मैं इनको लिख रहा हूँ क्योंकि लिखा हुआ है ऑलरेडी, बस आपके सामने बता रहा हूँ। ये जो है कौन सी है, बोर्ड शेप है, शेप देखिए इसका, इसका शेप जो है बोर्ड शेप है, कौन सी है, नेविकुलर, ये आपकी नेविकुलर है। और ये जो है वो कौन सी है, क्यूबॉइड है। और ये जो आपकी क्यूनिफॉर्म, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ग्रीन कलर में क्यूनिफॉर्म है, रेड कलर की नेविकुलर है, क्यूबॉइड है आपकी ये वाली लाइट वी कैन से ब्लू कलर की, और टालस बोन और आपकी कैल्केनियस बोन, इनको एज इट इज याद रखना है। मेन जो है इनके अंदर कैल्केनियस एंड टालस दोनों से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लार्जेस्ट बोन इज द कैल्केनियस, मोस्ट फ्रैक्चर्ड बोन इज द कैल्केनियस, आगे है स्लाइड के अंदर, फिलहाल इनको लिखे, इनको लिखे, ये जो पॉइंट में बोल रहा हूँ उनको मैंने अलग से लिखा है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेंगे सारे, स्पीड में लिखे इनको, अप्रोक्सीमेट रीजन ऑफ द फुट, और इसी को यहाँ पे लिख लें हिंड फुट, फुट का पीछे वाला पोर्शन, हाँ बिल्कुल।
हो गया। ट्रिक क्या रहेगी इसको याद करने की? ट्रिक सिंपली कैसे याद रखेंगे? कोई बेस्ट ट्रिक है आप लोग एडवाइस कर सकते हैं, बस मैं ऐसे ही बना रहा हूँ खड़ा खड़ा। किस तरीके से आप इस चीज को याद रख पाएंगे? तो दो बोन है ऊपर वाली, वो तो आप याद रख सकते हैं, टीसी है ना, टीसी टिकट कलेक्टर से याद रख ले। और ये जो है एन, इसका एन याद रखे, और बाकी दो जो बोन है उनका सीसी याद रखे, एनसीसी। ऐसा कुछ नहीं है ये ना, एक्चुअली यहाँ पे इससे बोन लिखा होता, लेकिन वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में नोट्स डाल दिए। तो ये इसका कोई सेंस नहीं है, इसमें कुछ लिखा है, हे भगवान लिख भी लिया। ऐसा मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं। ऐसा मतलब यहाँ पे जो मैंने बताया था कल ही, आपको कार्बन बोन होती है, कार्बन बोन जिसके बोन होती है उसका बहुत सेफ होता है, तो सिमिलर होता है, तो यहाँ पे इसके बोन लिखी थी वो मैंने हटा दी। तो टीसी और एनसीसी, एन यानी आपकी नेविकुलर, सी यानी यूनिफॉर्म, फिर आपकी तीन यूनिफॉर्म बन जाती है, बस यूनिफॉर्म याद रखना है, और एक आपकी कीबोर्ड। तो सीएनसी टीसी, सीएनसी टीसी या एनसीसी टीसी, जैसे भी आप याद रखें, बस ट्रिक आपको याद रखना है। या फिर आप ऐसे याद रखें, एंटी का ट्रिपल सी क्यूब है ना, ये थोड़ी मैथ की बात होगी, क्यूब स्क्वायर में पढ़ते हैं। हाँ, ऐसे याद रखो, वैसे ही याद रखिए, जैसे भी याद रखिए तीनों चीज ट्रिक है, बेस्ट ये है सीएनसी टीसी, सीएनसी टीसी। चलिए बाकी इसकी ट्रिक बना के आप लोगों को थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है जो काम की चीजें हैं, जहां से क्वेश्चन बनता है वो यही है, ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन है सारे। लार्जेस्ट टार्सल बोन इज देयर कैलकेनियस, स्मॉलेस्ट टार्सल बोन इज देयर सेकंड क्यूनिफॉर्म। अगर क्यूनिफॉर्म ही लिखा है और चार ऑप्शंस के अंदर तीन ऑप्शन है, उसके अंदर नेविकुलर, क्यूबॉइड और आपका टार्सल लिखा, तो ऑब्वियसली आपको क्यूनिफॉर्म बताना, लेकिन क्यूनिफॉर्म में भी स्पेसिफाई कर दिया कि लेटर क्यूनिफॉर्म है, इंटरमीडिएट है या फिर आपकी मीडियल है, तो उसमें से फिर आप किस तरफ जाएंगे? इंटरमीडिएट की तरफ, है ना। अगर चार वर्ड है तो वहां पे आप क्यूनिफॉर्म बताएंगे, जैसे एक ऑप्शन में आपका टार्सल हो गया, दूसरे ऑप्शन के अंदर आपका कैलकेनियस हो गया, तीसरे के अंदर आपका क्यूबॉइड हो गया, और फोर्थ के अंदर आपका क्यूनिफॉर्म है, तो वहां पे आंसर ऑब्वियसली यही रहेगा। लेकिन यूनिफॉर्म आपका तीन जगह लिखा हुआ कि ये जो है यहाँ पे कैलकेनियस ना होके आपकी इंटरमीडिएट यूनिफॉर्म है, या फिर लेटरल यूनिफॉर्म है, या फिर आपकी मीडियल यूनिफॉर्म है, तो फिर वहां पे आपका आंसर क्या बन जाता है? इंटरमीडिएट यूनिफॉर्म। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है, ऐसा नहीं है कि उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, वहां तो इंटरमीडिएट लिखा हुआ ही नहीं था, ओनली यूनिफॉर्म लिखा होता है, इसलिए हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। Smallest tarsal bone is the second cuneiform, is also known as the intermediate. Heel bone, और heel bone को हम क्या बोल रहे हैं? That is the calcaneus. Calcaneus most flexure bone, ये कितनी ही टाइम एग्जाम में आ चुका है, सबसे ज्यादा टूटने वाली हड्डी हील बोन। अरे हील पहन के चलोगे तो गिरने की संभावना ज्यादा है, गिरने की संभावना ज्यादा है तो टूटने की संभावना ज्यादा है, और टूटने की संभावना ज्यादा है तो आप कौन सी कंपनी पे केस करेंगे? कैलकेनियस कंपनी पे। हाँ, तो उस तरीके से याद रखिए, सबसे ज्यादा कौन सी टूटती है? कैलकेनियस बोन, मोस्ट फ्रैक्चर्ड टार्सल बोन। एंकल जॉइंट के साथ में जो रहती है, एंकल जॉइंट जो बनाती है दैट इज अ टालस बोन, एंकल जॉइंट जो बनाती है टालस बोन, बोट से बोन सिमिलर टू द स्केपॉइड, है ना, यहाँ पे लिखा दैट इज अ नेविकुलर, नेविकुलर जो है वो आपकी पैर की है, स्केपॉइड है वो आपके हैंड की कार्पल बोन है, तो दोनों को याद रखना, शेप के अंदर जो सिमिलरिटी होती है स्केपॉइड बोन की नेविकुलर बोन के साथ में रहती है। तो ये जो पॉइंट है वो एक एक पॉइंट है, इन सभी को लिखे वन बाय वन, सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ये जो है यहाँ पे, तो और ज्यादा रिवाइज नहीं कर पाते हैं, एटलीस्ट इनको तो रिवाइज करें, जहन में इनको तो बिठाना ही है, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, कौन सी ज्यादा टूटती है, किसके साथ कौन सा जॉइंट बनता है, ये और इनके नेम वो तो याद होना ही है, इतना तो याद रखिए। और जो भी चीजें बार बार याद करने की होती है, जिनको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तो वो ट्रिक सबसे बेस्ट है कि आप पेपर पे लिखिए, और आपकी जो भी बेंच है जहाँ पे आप रोज स्टडी करते हैं, आपके सामने की जो भी दीवार रहती है जहाँ बैठते हैं, टेबल के आसपास का जो भी एरिया रहता है ना, या जो बेड साइड आपकी वॉल होती है वहाँ पे चिपका लो, ये ठीक है, बड़ी काम की है बच्चों, ये ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करती है, अभी आपको रियलाइज नहीं होता, लेकिन एग्जाम होने के बाद में रियलाइज होता है यार वास्तव में उन दीवारों से क्वेश्चन आ गए, है ना, तो ये चिपका के रखिए, ये काफी की चीजें होती है, हेल्पफुल चीजें होती है। हो गया। चलो अभी जो एक्चुअल इमेज है, क्योंकि हम जो वर्चुअल इमेज है वो हम काफी देख चुके हैं, डिजिटल इमेज काफी देख चुके हैं, तो क्यों ना आपके सामने एक्जैक्ट इमेज रखी जाए। तो यहाँ पे जो ये है बेसिकली आपका दोनों किसकी है? हैंड की है, पुट ही है ना, पुट ही है बेसिकली। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पुट मानना, इसको हैंड नहीं मानना, पुट है तो ये इस तरीके से है ना, और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये कौन सी बोन होगी आपकी, यहाँ तक कौन सी होगी? टार्सस बोन। उसके बाद में ये जो है मेटाटार्सल, ये जो है मेटाटार्सल, ये भी मेटाटार्सल, ये भी आपकी मेटाटार्सल, और ये भी आपकी मेटाटार्सल है। खास बात यहाँ से वो है कि यहाँ की जो काउंटिंग है वो अंदर से स्टार्ट होगी, यूएस है, और काउंटिंग अंदर से मतलब कि आपके ग्रेट वॉइस से काउंटिंग स्टार्ट। कॉमन तो क्या है कि हाथ में भी जो हम काउंटिंग स्टार्ट करे थे वो आपके थंब से करे थे, वहां पे भी हम ग्रेट वॉइस से करे, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या था? लेटर टू मीडियर था, और पेड़ में क्या रहेगा? मीडियर टू लेटर। बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको थोड़ा दूर रखना। बाकी कॉमन क्या है कि यहाँ पर भी आपके थंब से ही काउंटिंग स्टार्ट हो रही थी, और वहां पर भी आपके टो से ही काउंटिंग स्टार्ट हो रही है। मतलब 1 नंबर की अगर मैं मेटाटार्सल बोलता हूँ तो वो कौन सी रहेगी मेरी? जो ग्रेट वॉइस को कनेक्ट करती है ना, वो मेरी 1 नंबर की मेटाटार्सल, और उसी के साथ में 1 नंबर की मेरी फेलेंजेस बनेगी, जैसे कि यहाँ पे बने। लेकिन हल्का सा जो ट्विस्ट है वो मीडियर टू लेटर जा रही है, और यहाँ पे आपका लेटर टू मीडियल आ रही है। बस ये दो चीज आपको क्लियर करके रखना। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ये है आपकी मीडियल ही है, ये है वो आपका ग्रेट वाला पोर्शन है, ये आपकी मीडियल ही है, ये आपकी मीडियल है। तो ये जो होती है मेटाटार्सल, और ये कौन सी मेटाटार्सल है? तो फर्स्ट, देन सेकंड, और ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इस तरीके से काउंटिंग। तो सिमिलर आपकी ये भी फॉलो हो जाएगी, दैट इज द फेलेंजेस। तो ये काउंटिंग में हल्का सा कंफ्यूजन हो सकता है, वो आपको याद रखना है। और बोन है तो बोन का ये जो इमेज है वो बेसिकली किसका? एक्स इमेज है हमारी। एक्स के अंदर जो बोन होती है वो व्हाइट देखने को मिलती है, और नॉट ओनली बोन, बोन तो अच्छे से व्हाइट देखने को मिलती है, बाकी जो भी मासी सबस्टेंस होता है जिसमें मास रहता है, बेसिकली जो वेट वाले जैसे मसल्स है या आपकी बॉडी के वो भी ऑर्गन्स है, तो वो हल्के से व्हाइट दिखते हैं। जो जितना ज्यादा वेट में होता है, जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल आपकी बोन है, उतना ही ज्यादा एक्सरे को ऑब्जर्व करता है, और उतना ही ज्यादा वो व्हाइट दिखता है। इसलिए आप कभी एक्सरे की इमेज आपने देखी हो और चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, यहाँ पे अगर आपने कुछ पहन रखा है
और उसकी इमेज करवा ली तो वो एचडी छपा हुआ जाता है ना। एचडी छपा हुआ ऐसा नहीं है कि वो सोने का है, चांदी का है या कुछ ऐसे, ये वो नहीं आएगा, मतलब व्हाइट आपको दिखेगा और क्लियरली व्हाइट दिखेगा, आपकी बोन की तुलना में अच्छे से दिखेगा, वो आपकी एक्सरे से अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है, ये आपको याद रखना। तो एक्सरे के अंदर जो भी आपको पार्टिकल दिखते हैं वो व्हाइट दिखते हैं, इसलिए जब आप चेस्ट एक्सरे करते हैं जो हिप्स होती है वो कैसी आती है, वो व्हाइट कलर की, और जो बीच में आपका पोर्शन दिखता है बीच बीच में वो ब्लैकिश होता है, तो वो आपका एयर का होता है ना, एयर का होता है। और वहीं से क्वेश्चन बनता है थोड़ा मोर डिटेल की तरफ जाए तो जो निमोथोरेक्स होता है, निमोथोरेक्स के अंदर, हाँ, तो निमोथोरेक्स में जो दिखता है वो ब्लैक कलर का रहता है, एक्सरे जो निमोथोरेक्स होता है वो ब्लैक कलर का होता है, वहीं पे प्लूरल इफ्यूजन का है वो व्हाइट कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। और निमोथोरेक्स है तो वो आपका अपर लोब में होता है, क्योंकि एयर जो है ऊपर की तरफ जाती है, वहीं पे आपका प्लूरल इफ्यूजन है वो लोअर लेवल में, ये खास बात है याद रखना। और वो आपका व्हाइट कलर का देखने को मिलता है, जो सीपी एंगल होता है वो उसमें निकल जाता है प्लूरल इफ्यूजन वाले केसेस के अंदर। चलिए नेक्स्ट अभी आपके सामने मेटाटार्सल, जिनको हम सोलबन बोलते हैं, इंटरमीडिएट रीजन ऑफ द फुट, इंटरमीडिएट बोले क्योंकि जो आपका आउटपुट वाला था वो तभी आएगा, जो इनपुट वाला था वो हमारा टार्सल बोल्स का था। कंसिस्ट ऑफ द 5 मेटाटार्सल, नंबर फ्रॉम द 1 to 5, फर्स्ट मेटाटार्सल इज थिकर देन अदर, और फर्स्ट कौन सी है, ये है 1 to 5 पे इसको तो लिख ले, मीडियल टू लेटरल, मीडियल टू लेटरल, मीडियल से लेटरल की तरफ जा रहा है, काउंटिंग नंबर 1 to 5 तक है। फर्स्ट मेटाटार्सल इज थिकर देन द अदर्स, अदर की तुलना में ये थोड़ी मजबूत रहती है, जैसे दिख भी रही है आपको, है ना। एंड मीडियल टू लेटरल पोजीशन आ गई है वैसे आपके सामने, लिखिए इसको फटाक से थोड़ा स्पीड में लिखिए, अभी टाइम है बच्चों, इसको फिनिश कर लेते हैं ताकि कल नए सिरे से स्टार्ट करें चीजों को। हैंड के एनाटॉमी बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ चुके हैं, तो अभी आप लोग ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, बस एक व्यू है जो आप देख लें और चीजों को फटाक से लिख लें, क्योंकि मीडियल टू लेटरल, लेटरल टू मीडियल इसमें कंफ्यूजन का कोई भी सेंस नहीं रहता है, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको कल टाइम लेके बताया गया था सारी चीजें। बस ये जो टेस्ट है वो आपको याद रखना कि जो पेन में होता है वो अंगूठा आपका अंदर की तरफ होता है और हाथ का अंगूठा बाहर की तरफ होता है। जैसे आपकी मेटाटार्सल की काउंटिंग है वैसे आपकी पेलेंजेस की भी हो जाएगी, डिजिट बोन की भी, है ना। तो आपकी जो अंगूठे की है वो 1 और 2 नंबर की रहेगी, उसके बाद में 3 4 5, फिर आपकी 5 6 7, और फिर आपकी 6 7 8 टाइमिंग, और उसके बाद में फिर 9 10 11 और फिर 12 13 14, 3 3 जो रहती है। हो गया, लिखिए बच्चों लिखिए, थोड़ा स्पीड में लिखिए। हो गया, चलिए। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर हम इसका जो पोर्शन देखते हैं तो वो सिमिलर स्ट्रक्चर होगी कि एक पोर्शन रहेगा आपका हेड वाला, दूसरा रहेगा साफ्ट वाला, तीसरा रहेगा हमारा बेस वाला, 3 पोर्शन हमारे बन जाते हैं। ईच मेटाटार्सल कंसिस्ट ऑफ द प्रोक्सिमल एंड, और प्रोक्सिमल वाला वही बेस है, कल भी हमने ऐसे देखा था कि ये जो अभी इसको हेड माना, तो हेड में हमने देखा था ये जो आपकी मेटाकार्पल है उसका ये बेस वाला था, ये साफ्ट वाला था, ये हेड वाला था, और हमने बताया हेड वाला जो होता है वो आपके क्या बना रहा है, ट्रंकल्स बना रहा है, तो हेड ही है। तो सिमिलर यहाँ पे भी वही है कि जो बेस वाला है वो प्रोक्सिमल पार्ट है और किसके साथ जुड़ रहा है, आपकी टार्सल के साथ में, टार्सल के साथ जुड़ रहा है। मेटाटार्सल और जॉइंट कौन सा बनेगा, टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट, टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट। एंड इंटरमीडिएट साफ्ट रहता है, इंटरमीडिएट जो बीच वाला पोर्शन है वो साफ्ट वाला हो गया, बॉडी वाला हो गया, और डिस्टल वाला जो है वो हेड वाला हो गया, जो कि नेक्स्ट आगे किससे जुड़ेगा, डिजिट बोन के साथ में, पैलेंजेस के साथ में। आर्टिकुलेट प्रोक्सिमली, प्रोक्सिमली आगे समझ लो, टार्सो वाली की बात करें, बेस की बात करें, और कौन सा जॉइंट बन रहा है, टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट, टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट। और डिस्टल की बात करें, आर्टिकुलेट विद द प्रोक्सिमल रो, वर्ड वही है कि किसके साथ आर्टिकुलेट होता है, पैलेंजेस से, और पैलेंजेस में भी किससे, प्रोक्सिमल रो। अब इसको पेयर मानना है, ये पेयर है, तो इसकी प्रोक्सिमल रो ये है, ये इंटरमीडिएट है, ये डिस्टल वाली, तो प्रोक्सिमल रो के साथ जुड़ता है। और यहाँ पे कौन सा जॉइंट बनता है, दैट इज मेटाटार्सो पैलेंजेस जॉइंट, जैसे वहां पे मेटाटार्सो मेटाकार्पो, मेटाकार्सो पैलेंजेस सिमिलर है, मेटाटार्सो पैलेंजेस जॉइंट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मॉडिफाई करके फटाक से इनको लिखे, आप ये पैलेंजेस में हम डिस्कस करेंगे बच्चों, 5 मिनट आपके लेंगे, लेकिन इसको आगे कवर करेंगे ना। हाँ ठीक है, आप तो रुक सकते हो 8 बजे तक। अभी थोड़ी सी डील क्या दे दी, चेन ब्रेक की चेन वगैरह फटाक से बंद करके मेरे से पहले नीचे उठा जाते हैं, कैसे हमें तो जानना है। नहीं, लेकिन ये जोश जुनून अच्छा है आप लोगों का कि कंटिन्यू रहते हैं आप लोग उसी उत्साह के साथ ही। खास बात ये है कि जो एनर्जी आपकी क्लास स्टार्ट होने के टाइम होती है, सेम एनर्जी आपकी क्लास एंड के टाइम तक रहती है, ये एक बड़ी बात है जो कि आपके लिए सही है। आप लोगों को समझ गया क्या बोला। अच्छा, गर्म रोटी के लिए यार ये तो देखिए बेसिक नहीं है बच्चों, समझ सकते हैं। चलिए ये भी एक स्ट्रगल है ना, ये भी एक तपस्या है, इसको भी एंजॉय करें, है ना। हॉस्टल के अंदर जो बनते हैं ये चीज होती है, हम भी तो होते थे भाई, कॉलेज टाइम में हम हॉस्टल में रहते थे, तो हमारे हॉस्टल में यहाँ तो जैसे आपके अकाउंटिंग भी ठीक ठाक है, वहाँ पे तो कॉलेज जो थी नॉट ओनली बीएससी, पूरी बड़ी कॉलेज थी, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग वगैरह सारे स्टूडेंट थे, तो वहाँ पे कम से कम 500 600 स्टूडेंट हॉस्टल में रहते थे, तो सेम ऐसे ही दौड़ते थे। जैसे छुट्टी हुई ब्रेक को नहीं रहता, हम तो कॉलेज से सीधे हॉस्टल की मेस की तरफ चले जाते थे, है ना। बस क्लास को सेट कर बस से नहीं। चलिए हो गया, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं पैलेंजेस के बारे में, डिजिट बॉन्ड। और क्या, और इसमें लिखने का इतना कुछ है नहीं बच्चों, ये 3 पॉइंट लिखना है। और जैसे कल था टार्सो था, यहाँ पे कार्पो था, उसको टार्सो कर लो, थोड़ा मोडिफाई आप कर सकते हैं, और यहाँ पे मेटा टार्सो, उसको मेटा कार्पो कर लो, नेम ही चेंज कर, सिमिलर एनाटॉमी है, कुछ भी खास अलग नहीं है, बस टार्सो और कार्पो आपको याद रखना। पैलेंजेस जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डिजिट बॉन्ड, ऑल्सो नोन एज द फिंगर बॉन्ड, कंप्राइज द डिजिटल कंपोनेंट ऑफ द फुट, फुट का डिजिटल कंपोनेंट दूर वाला, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, आपके फुट का आगे वाला, यानी फोर फुट। फोर फुट वाला जो पोर्शन है वो आपके पैलेंजेस बनाते हैं, टोटल नंबर में 14 होती है इन द ईच फुट, द टोई आर द नंबर 1, तो नेक्स्ट इज देयर फिफ्थ नंबर, टोई की जो नंबरिंग होती है 1 होती है, जो नंबरिंग मैंने बताई आपको कि जहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट होती है, ऊपर आपकी थंब से होती है, नीचे आपकी टोई से होती है, तो टोई वाली वो 1 से लेके फिर आपकी कंटिन्यू 14 तक रहेगी, जो कि आपके पैर की लिटिल फिंगर है वहां तक, बिगिनिंग विद द ग्रेट टोई, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, कैलक्स, ग्रेट टोई, सॉरी हेलेक्स, नॉट कैलक्स, हेलेक्स, अभी हम आगे देखेंगे। लिखिए इसको फटाक से, इसमें लिखना है क्या है, ये लिखे एक दो, और दूसरा ये लिखे, बस 5 और लिखना है,
पूरा डिटेल से नहीं लिखे ना। प्रोटीन इन द ईच डिजिट बोन आल्सो नोन एज फिंगर बोन। और ये 1 2 5 और 1 कहां से है, ये खास चीज है, ये लिखना बिगिनिंग फ्रॉम द ग्रेट टॉय, बिगिनिंग फ्रॉम द ग्रेट टॉय, ये भी लिखे जैसे कि वहां पे काउंटिंग की देर की है ना। एक नंबर का जो है वो आपका अंगूठे वाला है, देन उसके बाद में फिर सेकंड थर्ड फोर्थ और फाइव। प्रोक्सिमल इंटरमीडिएट डिस्टल और सिमिलर कंसेप्ट आ जाता है कि जो टोई है जैसे आपका थंब था, तो थंब के अंदर आपके अंगूठे में इंटरमीडिएट बोन नहीं थी, यहाँ पर भी इंटरमीडिएट नहीं है ना। यहाँ पे जो आपके स्ट्रक्चर प्रोक्सिमल तो 5 है, डिस्टल भी 5 है, इंटरमीडिएट ओनली 4 ही है, इंटरमीडिएट ओनली यहाँ पे 4 ही है ना। दिख रहा होगा भाई है ना, या नहीं दिख रहा है, ये बोन है एक, फिर एक बोन ये, एक बोन ये, तो ये 4 हो गया आपकी इंटरमीडिएट। जो ऑरेंज कलर की है वो आपकी 5 और ग्रीन कलर की जो आपको दिख रही है, हाँ बिल्कुल हो गया। चलिए लिखिए बच्चों, कवर कर लेते हैं इसको। लास्ट इस स्ट्रक्चर है तो ग्रेट टोई को बिग टोई और इसको क्या बोलते हैं हेलिक्स, जैसे हमने पॉलिस बोला था हमको, वैसे ये क्या हेलिक्स हो गया। एज टू लार्ज बेलेंजेस, सबसे बड़ी जो बेलेंजेस है वो आपके यहाँ पे, जैसे कल हमने पढ़ा था कि कौन सी सबसे बड़ी बेलेंज होती है, तो आपके अंगूठे की होती थी, और ये आपकी मेटाकार्पल सबसे स्ट्रॉन्ग लार्ज है, सिमिलर पेयर के अंदर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अदर बॉडी से ईच 3 बेलेंजेस, 3 बेलेंजेस होती है, ईच बेलेंज से कंसिस्ट ऑफ द प्रोक्सिमल बेस, सिमिलर वही कहानी कि उसके अंदर भी प्रोक्सिमल जो बेस वाला रहेगा, बीच में सख्त वाला पोर्शन और एंड में आपका हेड वाला पोर्शन बन जाता है। ठीक है, बस ये लास्ट इसको लिख लें। काउंटिंग जो 14 लिखी है उसके साथ में मैंने जो बोले हैं वर्ड वो भी मेंशन करना है। 14 जो थी उसके अंदर जो काउंटिंग हमने लिखी थी, तो जो प्रोक्सिमल है, प्रोक्सिमल आपकी बेलेंजेस होती है वो कितनी है, 5 है। इंटरमीडिएट जो है, इंटरमीडिएट ये भी लिखे, इंटरमीडिएट जो बेलेंजेस है वो आपकी 4 है, और आपकी जो डिस्टल वाली है वो कितनी है, 5 है, तो ये भी काउंटिंग लिखी, ये खास बात है। बाकी इसको लेके आर्क ऑफ द पुट है वो हम कल क्लास में देखेंगे। उसके बाद फिर हम जो आपकी बोन की एनाटॉमी है उसको जानेंगे, अंदर से पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर कैसे देखने में मिलती है, कौन कौन सी बोन्स रहती है। बोन्स के बारे में बाद में जानेंगे, पहले बोन की एनाटॉमी की कौन कौन सी सेल रहती है, ओस्टियोजेनिक सेल, ओस्टियोक्लास्ट सेल, ओस्टियोब्लास्ट सेल है ना, ओस्टियोसाइट क्या क्या डिफरेंट होता है, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ती है, कैसे बनती है। देन उसके बाद बोन की एनाटॉमी जानेंगे, तो बोन के अंदर हम जाएंगे, स्पंज बोन अलग है, डेंस बोन अलग है, उसके अंदर कैनाल बनती है, हेवरसेन सिस्टम अलग है, आपका ओस्टियो अलग है, बोन की फंक्शनल यूनिट जिसे बोल देंगे है ना। उसके बाद में फिर वहां पे लेमिनाई जानेंगे, ट्रेबिकुलाई जानेंगे, लेक्यूलाई जानेंगे, कैनालिकुलाई जानेंगे, सर ऐसा भी होता है क्या, कल आप अच्छे से इन सब चीजों को जानोगे, तो डिटेल से बड़ा शानदार तरीके से हम डिस्कस करेंगे इन सब चीजों को। और कल का जो है, हाँ कल का जो ब्लड डोनेशन का है खास जो सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए, वो कल मॉर्निंग में 9 o'clock से स्टार्ट हो जाता है ना, 9 बजे से रहेगा कंटिन्यू, जब तक आप देते हैं तब तक दे, और सुबह दे, फिर वापस आके दोपहर को दे, फिर शाम को दे, है ना, देते रहे पूरे दिन, मतलब आप आए सामने किसी को लेके आए, आप तो एक टाइम ही दे सकते हैं, है ना। चलिए बाकी सभी को थैंक यू सो मच। हाँ